आ रही है आवाज़? ठीक है ना? चलिए। एक क्विक रिकैप, क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? क्या क्या? ये पेज हो गया था मैं पूछ रहा हूँ कल क्या पढ़ा था, जस्ट एक क्विक रिकैप, सो दैट हमें पता चल जाए कि आप लोग रिवाइज भी कर रहे हैं कि नहीं। क्विक रिकैप, व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स? जहाँ पे इकोनॉमी, ओके, जहाँ पे इकोनॉमी क्लोज हो रही थी। इज दिस करेक्ट? फिर से याद करो, आई थिंक आप कुछ मिस कर रही हो। सो व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स? एनीवन हु इज लाइव, व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स? सो आईआर में जहाँ से इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस का रिलेशन होगा, जियो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आई एम आस्किंग कि जियो इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या है। फाइन, सो व्हाट आई एम आस्किंग दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो इको फाइन। सो दैट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर ए नेशन स्टेट इज नोन एज क्या? जियो इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? सेकेंड इज द जियो, व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? इट्स टू ऑब्वियस, बताइए क्या होता है? हाँ, दैट इंटरप्ले बिटवीन टू कंट्रीज रिलेटेड विद पॉलिटिकल इंटरप्ले है तो जियो पॉलिटिक्स। ये एक रफ डेफिनेशन है। फाइन, सो नाउ वी विल बी कैरिंग फॉरवर्ड जहाँ से कल हमने ख़त्म किया था, दैट इज द इंडियन हिस्ट्री एंड आईआर। फाइन, कैसे शुरू हुआ है? सो वी हैव डिस्कस दिस कौटिल्य, एंड कौटिल्य हैव रिटन ए बुक नेम्ड अर्थशास्त्र, फाइनली, which is actually a book on political science. Fine, and actually economics is somehow related with the political science as well. So इसलिए इसका नाम अर्थशास्त्र रखा गया था। फाइन, चलिए। सो उसमें वी हैव डिस्कस अबाउट द सोशल डार्विनिज्म, एंड इसमें हमने डिस्कस किया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट अगेन डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर, दैट इज सोशल डार्विनिज्म। वहीं थे ना हम लोग? फाइन, दैट इज अगेन देयर इज ए स्ट्रगल फॉर कंसिस्टेंट एग्जिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नाउ let us try to understand the next aspect of this thing, that is हाँ, so this क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंट और सोशल एग्जिस्टेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है दैट इज इजराइल फिलिस्तीन का केस। फाइन, सो व्हाट इज इजराइल फिलिस्तीन का केस? ठीक है। सो पहले क्या है एग्जैक्टली, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बेसिक्स ऑफ द इजराइल एंड फिलिस्तीन। अगेन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कसिंग द अपना इजराइल फिलिस्तीन वाला और मेजर कन्फ्लिक्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें ये डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ आप जान लीजिए कि इसराइल का एग्जिस्टेंस जो शुरू होता है ऑलमोस्ट इंडिया के एग्जिस्टेंस के साथ ही शुरू होता है, यानी कि मॉडर्न इंडिया कब से हुआ? दैट इज 1947 से। सो इसी के आसपास इसराइल भी एक नए देश के रूप में आती है। कब आती है? 1946 में आती है। ठीक है। सो तीन मैप हैं, अलग अलग टाइम लाइन दिया हुआ है, 3 या 4 मैप है हमारे पास जो अलग अलग टाइम लाइन देती है। इसमें हमें पता चलता है कि कैसे द सोशल डार्विनिज्म वर्किंग इन द अपना वेस्ट एशिया, और वहाँ पे जो इसराइल और फिलिस्तीन का कंसेप्ट है वो सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल देती है। सो एक्चुअली दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद द क्रिएशन ऑफ जूइश लैंड। ठीक है ना? एंड क्या होता है शुरुआत में, प्लीज, शुरुआत में क्या होता है? इट इज़ द पैलेस्टीन दैट इज एक्चुअली अ कंट्री और नेशन स्टेट। फाइन, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती हैं जिसके कारण क्या होता है कि इसराइल पिक्चर में आती है, एंड फर्स्ट पिक्चर एक्चुअली शोज कि इसराइल का क्या लैंड बाउंड्री था और फलस्तीन का क्या लैंड बाउंड्री था। फाइन, सो कैन यू सजेस्ट कि कहाँ पे इसराइल है, कहाँ पे फलस्तीन है इस वाले लैंड एरिया में? एग्जैक्टली। सो 1947 का जो पहला सिचुएशन हमारे पास, इसमें हमें ये दिख रहा है कि दिस एरिया, दैट इज दिस एरिया रेड इम्बार्क जहां पे है, इट इज द एरिया ऑफ फलस्तीन। फाइन, एंड जो पैचेस हैं छोटे छोटे यहाँ पे जूइश सेटलमेंट है, जो बेसिकली इसराइल जिसका नाम दिया गया। ठीक है ना? नाउ इसके 2 साल के बाद ही क्या होता है? कैन यू सी द चेंज? सो दिस ब्लैक स्पॉट इन दिस मैप इज इंक्रीजिंग,
और इंक्रीज भी कैसा हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज देयर, ठीक है ना, जो पैचेस से क्या हो गए, बहुत बड़े हो गए, एंड दैट इज ट्रू फॉर द क्या ओमिक्रॉन वायरस एज वेल। तो अभी से जो एक हफ्ते पहले 2-4 केसेस थे इंडिया में, अभी दिल्ली में येलो अलर्ट हो गया है। सो ये येलो अलर्ट का इंडिकेशन है। अब भगवान ना करे कि ये रेड अलर्ट में आ जाए, जो हम 1967 में देखते हैं। तो यू कैन सी द पैचेज जहाँ पे क्या है, इजराइल है, और द पैचेज जहाँ पे कहाँ है, फिलिस्तीन है। अगेन इट इज श्रिंकिंग, फाइन, because of what, a simple phenomena that social darwinism is working over here. Palestine is not working on this area at the same time it's the Israel who is working in this area, fine. So it is all about the existence of best, ठीक है ना। तो स्ट्रगल में क्या होता है, जो सबसे बेस्ट होता है वही सर्वाइव करते हैं। फाइनली अभी का कंडीशन देखिए तो आपको लगेगा जो कंडीशन क्या थी, इजराइल की थी, आज के डेट में वो फिलिस्तीन की हो गई है। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट में जो सोशल डार्विनिज्म को प्रूव करती है, ठीक है ना। इफ यू आर नॉट इवॉल्विंग, इफ यू आर नॉट कीपिंग योर गार्ड्स ऑन, यू विल बिकम पैलेस्टीन का कंडीशन। एंड अगेन दिस सिचुएशन वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे इजराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट। बट एज ऑफ नाउ इतना जान लीजिए कि दिस सोशल डार्विनिज्म इज वर्किंग, एंड ये बहुत अच्छे तरीके से काम कहाँ कर रही है, दैट इज इन द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में, फाइन। चलिए नाउ आगे करने का, वेयर इज दिस टैब, कोई बात नहीं। तो आज कुछ नया आ गया है, अच्छा हाँ इधर आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट फाइन। चलिए सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट अप्रोचेज इन द, अब यहाँ से आप लोग शुरू कर लीजिए, इजराइल पैलेस्टीन का एक बार लिख लीजिए, फाइन। सो जस्ट राइट द फिनोमिनन ऑफ इजराइल पैलेस्टीन conflict, the phenomenon of social Darwinism, ठीक है ना, the phenomenon of social Darwinism, ठीक है ना, the phenomenon of social Darwinism can be best explained by Israel Palestine conflict, fine। ठीक है, in last 70 years most of territories of Palestine became the territory of Israel. There's Ruby Kumar, good afternoon Ruby, online जो भी दोस्त हैं उनको हाय। ठीक है, चलिए now let us try to understand different approaches that works in geopolitics, fine। So largely there are two approaches that work in geopolitics, and first is the idealistic approach and second is the realistic approach, fine। पहला कौन सा है, idealistic, and second is the realistic approach। और इसको समझने के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल। हमारे पास दो अच्छे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज द आइडियलिस्टिक स्टेट का, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का, दैट इज नेहरू, फाइन। नेहरू जी का जो अप्रोच था दैट इज नोन एज द आइडियलिज्म का कंसेप्ट। उनको लगता था कि सब कुछ अच्छा अच्छा है पूरे वर्ल्ड में, फाइन। उनको लगता था कि इंडिया चाइना इज भाई भाई, एंड पाकिस्तान के पास अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो इंडिया से मिल जाएगा, फाइन। दैट वाज इनका कहना। और एक लार्ज एक्सटेंट तक इन्होंने अपनी एक कहते हैं ना एक प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दिया था किस चीज के ऊपर, कि देखिए पाकिस्तान पहले दो हिस्सों में बेसिकली डिवाइडेड था, दैट इज द ईस्टर्न पाकिस्तान एंड द वेस्टर्न पाकिस्तान, फाइन। तो दैट इज द वेस्टर्न पाकिस्तान एंड इट इज द ईस्टर्न पाकिस्तान, फाइन। सो दो हिस्सों में विभाजित था पाकिस्तान, एंड दे वर नॉट कनेक्टेड बाय द लैंड। So it was the demand of the Pakistan to give them a corridor so that they can have the land access to the to the East Pakistan. And basically it is considered that Nehru gave in principle approval of this thing as well. उन्होंने कहा था जो GT रोड है उसी को modify करके we will make a corridor जिसमें क्या करेंगे,
पाकिस्तान के लोग ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग वेस्टर्न पाकिस्तान जा पाएंगे और वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग ईस्टर्न पाकिस्तान जा पाएंगे, जैसे अभी करतारपुर कॉरिडोर टाइप का है, उस टाइप का कुछ बनाने की बात चल रही थी। एंड नेहरू गेव इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ इट, उन्होंने कहा था ठीक है वी विल इम्प्लीमेंट इट। So let us try to understand the implication of it. What can be the its implication if we have given this corridor access of eastern Pakistan to the western Pakistan? क्या होता रिजल्ट इसका, क्या होता एग्जैक्टली exactly, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पाकिस्तान वाले शरारत पे आते ही, फाइन। और इंडिया का जो एक लार्ज चंक है नॉर्दर्न इंडिया का, क्या पता वो इंडिया से कट हो जाता। दैट वाज द अप्रोच ऑफ द हुम नेहरू। और इसलिए नेहरू को क्या कहा जाता है, इस आइडियलिस्टिक अप्रोच कहा माना जाता है इनका। इनका माना जाता है ही यूज्ड टू बी वन हु यूज्ड टू फॉलो द आइडियलिस्टिक। नॉट ओनली दैट, नेहरू का ये भी कहना था कि चाइना हमसे कभी लड़ाई नहीं करेगी, फाइन। उनका ये कहना था कि चाइना हमसे कभी लड़ाई नहीं करेगी, इसलिए चाइना में के ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच, ठीक है ना। सो इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच अप्रोच भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या करता है, व्हाई इट इज नोन एज द ऑस्ट्रिच मेंटालिटी और ऑस्ट्रिच अप्रोच, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको। एग्जैक्टली, यू आर ट्राइंग टू शाई अवे फ्रॉम द हार्ड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। आप अपना सर क्या करते हैं, अंदर बालू में डाल देते हैं ताकि आपको ये लगे कि हमारे मेरे ऊपर क्या कर रहा है, शिकारी ध्यान नहीं देगा क्योंकि मैं छुप गया हूँ। बट क्या होता है, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ, फाइन। सो दैट इज द एक्चुअली अगेन नेहरू का जो क्रिटिसिज्म है फॉरेन पॉलिसी का, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड फॉर द नेहरूज फॉरेन पॉलिसी की उनके पास एक ऑस्ट्रिच मेंटालिटी थी और ही बिकम कंप्लिसिट। उनको ये लगता था कि चाइना अटैक नहीं करेगी, वो पाकिस्तान अल्टीमेटली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो इंडिया से आके ही मिल जाएगी। दैट वाज थॉट प्रोसेस ऑफ द अपना नेहरू। और इस अप्रोच को कहा गया क्या, आइडियलिस्टिक अप्रोच, फाइन। एट द सेम टाइम जो स्टॉलवर्ट तो इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनको कहा जाता है दे वी आर हैविंग रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, तो रियलिस्टिक अप्रोच ये कहती है दैट जियोपॉलिटिक्स इज ए फाइट फॉर पावर। किसके लिए है, बोला हम लोग हैं क्यों पूरे वर्ल्ड में, फाइट फॉर पावर है। पूरा जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ए गेम दैट टॉक्स अबाउट द फाइट, ठीक है ना। और इफ यू आर साइंग अवे फ्रॉम द फाइट अल्टीमेटली यू विल बी पेरिश्ड। दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द रियलिस्टिक अप्रोच जो होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो होता है। और द कंट्रीज दैट आर फॉलोइंग और दैट द पर्संस हु हैव फॉलोड दिस अप्रोच आर नोन एज द रियलिस्टिक अप्रोच, हैविंग रियलिस्टिक अप्रोच। एंड एग्जांपल आर देयर, हिटलर इज देयर। यूएसए का जो पॉलिसी है, इट अगेन कॉल्स फॉर द वॉर। यूएसए क्या करती है, फ्रीक्वेंट वॉर वेज करती है, कहीं पे भी चली जाती है, वी कॉल इट वर्ल्ड पुलिस, फाइन। इजराइल, वी हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ इजराइल, जहां पे आपने देखा कैसे 1946 से अभी तक उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा लैंड ग्रैब कर लिया है। बिकॉज इट्स अगेन पावर फॉर स्ट्रगल, यू डोंट फाइट यू विल बी पेरिश्ड, सिंपल सा फंडा है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सच कंट्री, फ्रांस इज देयर, रशिया इज देयर, दे ऑल फॉलो व्हाट अप्रोच, दैट वी कॉल रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। चाइना एवरीवन फॉलोज एक्सेप्ट फॉर इंडिया। इंडिया का हमेशा यूटोपियन रहा है, नहीं नहीं नहीं, लड़ाई वड़ाई खराब चीज होती है, लड़ाई नहीं करना, हम लोग शांति प्रिय देश हैं, वी कैन कॉल वी आर पीसफुल कंट्री। गांधी जी ने गुट्टी दे दी और उसको स्टिल वी फॉलो। और एग्जैक्टली एट टाइम्स गांधी जी की गुट्टी डजंट वर्क, ठीक है ना, एट टाइम्स इट वर्क बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट वर्क, because at least in the geopolitics, fine, it doesn't work, because if you will follow this idealistic approach, you will reduce to the status of the Nehru, जिन्होंने footing तो बहुत अच्छी ली थी, he started very well, he was known as the world leader by 1962, ठीक है ना, by 1962 इनको पूरी दुनिया में इनके ऊपर लोग थू करने लगे थे, फाइन। दैट वाज अगेन दैट इज अ फैक्ट, दैट्स व्हाई नेहरू डाइड आउट ऑफ द डिप्रेशन। बोलते हैं ऐसे लोग, नेहरू इतनी जल्दी कि इनकी डेथ नहीं होने वाली थी, बट 1962 के बाद ही उनकी ज़्यादा डेथ, हेल्थ की कंडीशन खराब हो गई और ही डाइड, ठीक है ना, ही डाइड, फाइन। सो दैट्स व्हाई वी शुडंट बी फॉलोइंग व्हाट, आइडियलिस्टिक एंड यूटोपियन व्यू, फाइन। So result क्या हुआ, he hadn't applied the basic principle of IR, resulting a big humiliation in 1962 because we were not preparing for the war, ठीक है ना। And at the same time realistic view करता है हमेशा fight and prepare for the war, fine। either you are at war or you are preparing for the war, that is the realistic view of the international relation, ठीक है। इसको लिख लीजिए। so लिखिए, largely there are two approaches in geopolitics. First is the idealistic view
which is basically utopian in nature. Vivek Yadav, hi. Online है Vivek, so hi to you. First is utopian in nature. That is the idealistic view. It was followed by Nehru. It was followed by Nehru, resulting a big humiliation in 1962. Right? ठीक है ना? At the same time, there is a second school of thought which we call realistic. Second school of thought लिख देता हूं मैं लिख देता हूं स्कूल ऑफ थॉट. The second school of thought that we call realistic approach to IR, which basically propose that geopolitics is fight for power, which proposes that geopolitics is basically a fight for power. ठीक है? And it was followed by most of the stalwart of international relation. Followed by most of the leaders of the world. Stalwart, मैं इसकी spelling I am not sure. It is D or stalwart. I will confirm it, है ना? मैं थोड़ा spelling में but stalwart होते हैं that large जो बड़े बड़े लोग होते हैं that's stalwart. Fine. So it is again there is no thumb rule in IR. Fine. It depends on the situation. If you are only looking for the peace, then likely chances कि आपके ऊपर लोग ऐसे चढ़ाई करके जाएंगे. That was the condition of Palestine. Again India as well. Fine. Depend करता है कि war का result क्या है. Cost benefit analysis करते हैं हम लोग different metrics पे. यदि हम देखते हैं कि हम लोगों ने war से हमको फायदा है तो we should go for the war. ठीक है ना? But largely we should avoid the war because war is a not good business. Fine. But यदि आपको war के अलावा यदि आपके अलग अलग tools भी तो हैं, we'll discuss the different tools. That is the geopolitical tool, geo-economical tool, ठीक है? And that China is now following. They are not fighting a war, but again they are using all these tools of the अपना international relation. But this doesn't suggest कि you should wage a war. It is only saying कि you should expand your powers. It is not saying the दोनों अलग चीजें हैं. हालांकि रिजल्ट दोनों का एक ही है कि आपकी हेजेमनी बढ़ती है, बट तरीके अलग हैं. फाइन. सो यहाँ से लेट अस सपोज यहाँ से जयपुर जाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. यू कैन गो एट अ फ्लाइट, यू कैन गो बाय बस और यू कैन गो बाय द रेलगाड़ी. फाइन. सो व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट इज द सिचुएशन. सो जनरली इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड द वॉर, बट डजेंट मीन कि हमें पावर स्ट्रगल की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए. पावर स्ट्रगल हमेशा होना चाहिए. इधर यू आर एक्सपेंडिंग और यू आर पेरिशिंग, एंड दैट विल डिस्कस एज वेल बाद में कि क्या होता है. वी विल डिस्कस हिटलर की पॉलिसी. एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स कि अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एंड देन वी आर सपोज टू डिस्कस एज ऑफ नाउ. फाइन, लिख लिया ना? ठीक है ना? अभी क्लियर है? It is again struggle for power, not war. ठीक है ना? War is not a good business at all. Fine. Now let us try to understand the next thing that we are supposed to discuss कि जो भी हम लोग करने वाला है, that is Hitler's international policy. Fine. Hitler सबको पता है, ठीक है ना? So हिटलर बेसिकली इन्होंने एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत बड़े कहा जाता है कि प्लेयर थे अपने ज़माने में, जिन्होंने एक्चुअली प्रपोज किया था दैट स्टेट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या कहा था इन्होंने? स्टेट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या कहा था? फाइन. इसका मीनिंग क्या है? क्या इसका मीनिंग है?
एग्जैक्टली सो इनका कहना था स्टेट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफ स्टेट इज नॉट एक्सपेंडिंग इट विल पैरिश। फाइन, सो इनका ये कहना था और इसको लिख भी लीजिए। फाइन, एज पर द हिटलर ही वॉज वेरी क्लियर, ठीक है ना, ही वॉज वेरी क्लियर। फाइन, एज पर हिटलर state is living organism and if state does not expand it will perish। और अभी तक आपको ये आइडिया लग गया होगा दैट वी आर व्हाट वी आर टॉकिंग, मैंने एक बार बताया भी था, ठीक है ना। इफ स्टेट इज नॉट एक्सपेंडिंग इट विल perish। So why China is conjuring its space into the South China Sea, and why China is expanding its economic clout in the Eastern Asia or the Southern Asia or either into the Central Asia or Europe? Why they are doing this? क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, एक्सपेंशन हो रहा है उनका, ठीक है ना। एग्जैक्टली यही फॉलो करिए चाइना, ठीक है ना, तरीका अलग है बस, ठीक है ना। दे आर नॉट वेजिंग ए वॉर, जर्मनी वेज्ड ए वॉर, चाइना इज नॉट वेजिंग ए वॉर, ठीक है ना, बट पावर दोनों का एक्सपेंड हो रहा है, एक का लड़ाई करके हो रहा है, एक का लड़ाई नहीं करके हो रहा। तो विच ऑप्शन इज बेटर? चाइना वाला, ठीक है ना। अभी आप क्लियर है, आपका मोर क्लियर है। सो इट इज अगेन स्ट्रगल फॉर द पावर, यू हैव टू ऑप्शंस, इधर वेज ए वॉर और डू सम अदर मीन्स, एंड अदर मीन्स इज बेटर ऑप्शन, ठीक है ना। द जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक प्रेशर करना है किसी के ऊपर। फाइन, सो दैट इज द पॉलिसी ऑफ द हिटलर। फाइन, सो हिटलर ने ये भी कहा था देयर आर टू कंडीशन ओनली, इधर यू आर एट वॉर और यू आर एट द प्रिपरेशन ऑफ द वॉर, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था, या तो आप लड़ाई कर रहे होते हैं या आप लड़ाई का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। फाइन, एंड देयर इज ए वेरी गुड प्रोवर्ब आई वाज गोइंग थ्रू, और उसका कहना है द प्रोवर्ब सेज द अब्सेंस so there is a statement absence of ABSES absence of war doesn't mean peace. What is meaning of this statement? Can someone explain? Means हाँ, मतलब आई गॉट योर पॉइंट। हाँ, कोई बात, डू यू हैव एनी एग्जांपल, डू यू हैव एनी एग्जांपल ऑफ इट? मतलब यू आर करेक्ट, मोस्ट करेक्ट, बट exactly what is the situation in the Pakistan? So if we are at the state of war with Pakistan, है नहीं है, नहीं है, there is no war with Pakistan, but if there is a peace with Pakistan as well, नहीं है ना। so पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन there is no peace as well। लड़ाई हमारी लास्ट 1999 में भी हुई थी, वो भी फुल स्केल लड़ाई नहीं थी, वी कॉल इट ए लिमिटेड स्केल वॉर। फाइन, उसके पहले जो लड़ाई फुल स्केल पे हुई है 1971 में ही हुई है, जो पाकिस्तान के साथ जो कंक्लूसिव जिसको वॉर कहते थे। फाइन, सो वी आर नॉट एट वॉर विद द पाकिस्तान, बट नीदर वी आर एट पीस विद पाकिस्तान, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ होते रहता है हमारे और पाकिस्तान के बीच में। एंड दिस स्टेटमेंट एक्चुअली सफाइज दैट इधर यू आर एट वॉर और इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। फाइन, if you don't prepare for the war you will perish। if you are not including the Rafale, if you are not including S-400, ठीक है ना, S-400, or if you are not including Rafale into your fleet, or if you are not including any fighter aircraft, जो कहते हैं aircraft carrier like INS Vikramaditya, you will not be able to survive because it is needed। that's why India का जो defense budget है that is so high, because either we are at war or we are at preparation of the war, and that is the theory given by Hitler, and it is very much implicable to the condition of India and China। इंडिया चाइना और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ये सिचुएशन ठीक है, तो लिख लीजिए एज पर हिटलर either you are at a war or at the preparation of war।
ठीक है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ये वाला स्टेटमेंट लिख लीजिए, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, absence of war does not mean ठीक है ना, पीस। एग्जाम्पल में द कंडीशन बिटवीन द और रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना प्लस द कंडीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, there is no war but also there is no peace, largely no peace between India and Pakistan, fine। वॉर लिख लिए, फुल फ्लेज इज अगेन बहुत सब्जेक्टिव होता है, लेट इट वॉर, ठीक है ना। फुल फ्लेज का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, देयर शुड बी सम ट्रिगर, तो एयर सुपीरियोरिटी हो जाएगी या कोई आपको इन्वेट कर देगी, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट, अगेन इट्स वेरी वाइड, absence of war लिख लिए, इट विल सफाइस, ठीक है, ठीक है। Now what next Hitler is saying, it is again useful for the international relation, at least India के लिए इसे बहुत important है, fine। He is saying the moment we neglect preparation of the war we are going to suffer। उन्होंने कहा कि you don't be proactive on war front and you will be क्या crushed, ठीक है ना। और इसलिए हमेशा हमारी डिफेंस फोर्सेस स्टैंड बाय में रहती है, ठीक है ना। ऑन ए कॉल दे कैन वेज ए वॉर और दे कैन इमोबिलाइज टू एनी प्लेस ऑफ द इंडिया, फाइन। सो वो करते हैं, दैट्स वाई वी नीड टू प्रिपेयर। तो ये सारे एयर एक्सरसाइजेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा, ठीक है ना, वरुण, ठीक है ना, दीज आर और पासेक्स, ठीक है ना। ये सारे एक्सरसाइजेज जो इंडियन आर्मी करती है, इंडियन नेवी करती है, एयरफोर्स करती है, किस लिए करती है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर, ठीक है ना। सो यू डोंट प्रिपेयर द फॉर द वॉर, और इसका बहुत खर्च पड़ता है, बट स्टिल वो खर्च ज़्यादा सफिशियंट अफोर्डेबल है रादर देन द वेजिंग ए रियल वॉर, बिकॉज यहाँ पे आपको एक डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं। यू शो वाई 26 जनवरी में वी डिस्प्ले आवर ऑल द एसेट्स, ठीक है ना। इट एक्चुअली वन ऑफ द तरीका टू डू क्रिएट डिटरेंस, डिटरेंस क्रिएट करती है कि आपके पास इतने इतने सारे एसेट्स हैं और आप अपने सारे माइट को दिखाते हैं ताकि कोई आपके ऊपर अटैक करने की सोचे भी ना, फाइन। अगेन कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइन। एक्सपेंशन के क्या क्या एलिमेंट होते हैं और एक्सपेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने तो कह दिया कि स्टेट इज ए लिविंग एंटिटी, और लिविंग एंटिटी है तो ये हमारी तरह तो है नहीं, इनके हाथ पैर तो बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टेट के बढ़ने के क्या क्या तरीके होते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली लार्जली देयर आर 3 एलिमेंट्स जिससे स्टेट की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है ना। फर्स्ट इज द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। सेकेंड इज इकोनॉमिक माइट को बढ़ाना, थर्ड इज पॉपुलेशन, फाइन। एंड बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, चाइना। सो चाइना इज डूइंग ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी, तीनों जगह पे कर रही है। कैसे, टेरिटरी कैसे बढ़ा रही है, यू ऑल नो दैट, साउथ चाइना सी, और कभी नेपाल का कुछ पार्ट बोल देगी कि, कभी भूटान का कोई पार्ट बोल देगी कि मेरा पार्ट है, रशिया तक का पार्ट बोल देती है कि मेरा पार्ट है, ठीक है ना। इंडिया का तो खैर बोलती रहती है, इंडिया का तो लार्ज डिस्प्यूट है, फ्रॉम द नॉर्दर्न सेक्टर टू द वेस्टर्न सेक्टर देयर इज ए लार्ज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, फाइन। और यही नहीं, हांगकांग को वो हथिया लेगी, हांगकांग को उन्होंने कर लिया ना, नाउ दे आर सेइंग कि ताइवान इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, चाइना इटसेल्फ, फाइन। अभी क्या होगा कि दिस सूट्स चाइना वेरी वेल। नौ के टाइम में जो जर्मनी किया करती थी वो आज के टाइम में चाइना करी, बस तरीका बदल गया है। जर्मनी डायरेक्ट वॉर करी थी, दैट इज टेंजेबल वॉर, और चाइना टेंजेबल वॉर नहीं करे, इनटेंजेबल वॉर के द्वारा कुछ ना कुछ करते जा रही है, फाइन। सो व्हाट दे हैव कंजर्व्ड, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द चाइना के जो भी हैं सब कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, वी विल सी बाद में भी कि डिस्प्यूट ऑफ द चाइना लार्जली, फाइन। इकोनॉमिक माइट कैसे बढ़ा रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स कहां कहां कर रही है। सो हमारे पास एक वर्ड है दैट इज वी कॉल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वही एग्जैक्टली। सो व्हाट इज इट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यही तो है। दे आर व्हाट इंक्रीजिंग, दे आर इंक्रीजिंग देयर सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पावर, दैट इज इकोनॉमिक माइट और इकोनॉमिक क्लाउड, फाइन। एंड थर्ड इज द पॉपुलेशन, ठीक है ना। पॉपुलेशन तो उनका है, देयर आर लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री, और इसमें हम लोग कहाँ टक्कर दे रहे हैं चाइना को, जो अच्छे से टक्कर दे रहे हैं पॉपुलेशन में, ठीक है ना। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आप लोग जो देख रहे हैं और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, सबके पास जिम्मेवारी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ाने की है। ये तो कर ही सकते हैं हम अच्छे से, ठीक है, एंड वी आर वेरी मच कैपेबल ऑफ इट। हमारी कितनी पॉपुलेशन अभी के टाइम में,
सो ये ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल तो 20 करोड़ ज़्यादा ही होगा, 20 करोड़ हमारे लिए क्या मायने रखता है। सो बहुत लोगों का आधार तो बना ही नहीं है, बहुत लोगों का कुछ भी हो गया तो लमसम में हम कहते हैं कि 1.5 CR तो हमारा है ही। ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे चाइना का भी है। सो मोस्ट लाइकली 10-12 साल में चाइना को हम लोग इस एस्पेक्ट में तो हरा देंगे, फाइन। बाकी का पता नहीं, इकोनॉमिक माइट कब हरेगा नहीं होगा, टेरिटरी तो खैर छोड़ ही दीजिए, फाइन। सो दिस इज द एग्जाम्पल। और जो जर्मनी कर रही थी 1940s में, नाउ चाइना इज डूइंग, बट ओनली द फॉर्म इज चेंज। जर्मनी वॉज मोस्टली डूइंग टेंजेबल थिंग्स, दैट्स वाई हिटलर इतना बदनाम हो गया। एंड चाइना इज डूइंग इंटेंजेबल आस्पेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक माइट बढ़ा रही है, डिटरेंस बढ़ा रही है, दे आर नॉट डूइंग द टेंजेबल आस्पेक्ट। और अभी रशिया भी ऐसा ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट, फाइन। रशिया इज अगेन डूइंग सम सेम थिंग, बट वो इकोनॉमिक माइट अपना नहीं बढ़ा पा रही है, बिकॉज उसके पास है ही नहीं उनके पास, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एस्पेक्ट। लिख लिया ना वो तीनों, 3 एस्पेक्ट जो हैं पावर के, लिख लीजिए इसको। सो वर्ड एक्सपेंशन ऑफ स्टेट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड, वर्ड एक्सपेंशन ऑफ स्टेट, हमने कहा ना स्टेट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वर्ड एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट कैन बी sufficed by लिख देता हूं, sufficed by increasing 3 aspect, that is increasing 3 aspect, that is territory, economic might और population, fine। एंड इसमें लिख लिए चाइना इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज 3 एस्पेक्ट, ठीक है ना। सो दिस इज ए कंसेप्ट, यहां पे कंसेप्ट है, अगेन इट इज थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जा रहा हूं, तो कंसेप्ट ऑफ अखंड भारत, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो ए सर्टन सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉपुलेशन अभी भी, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग हैव दिस ड्रीम ऑफ अखंड भारत। व्हाट इज दिस ड्रीम? कौन सा यूनाइटेड? एग्जैक्टली। सो वी आर, व्हेन वी टॉक अबाउट द अखंड भारत, वी कंसीडर अफगानिस्तान का एक लार्ज चंक ऑफ अफगानिस्तान पार्ट ऑफ इंडिया, प्लस पाकिस्तान का एक लार्ज चंक, सारा पाकिस्तान ही अपना है, प्लस बांग्लादेश का, प्लस साउथ ईस्ट एशियन का कुछ पार्ट, ठीक है ना, प्लस म्यांमार, एग्जैक्टली। सो ये सब बोल रहे हैं कि ये अखंड भारत का हिस्सा होता है, और कंबोडिया वम्बोडिया को बोलते हैं इंडिया का पार्ट है, फाइन। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज इट गुड? फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं, ये अखंड भारत बन जाता है, तो इसके क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक एंड अदरवाइज, डिस्पाइट क्रिकेट। मैंने कहा कि यदि लेट अस सपोज कि ये अखंड भारत हो गया, ये सारी चीजें मिल गई, हमारा पूरा का पूरा अखंड भारत का सपना जो है पूरा हो गया। अखंड भारत का सपना है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं अखंड भारत का हमारा सपना है, तभी हम लोग हम मरेंगे तभी जिएंगे, फाइन। सो मैं कह रहा हूं कि एक इमेजिनरी सिचुएशन की अखंड भारत बन गया, पाकिस्तान हमारे पास आ गया, बांग्लादेश हमारे पास आ गया, अफगानिस्तान हमारे पास आ गया, साउथ ईस्ट एशियन के कंबोडिया और ये सब भी हमारे पास, म्यांमार भी हमारा हिस्सा हो गया, तो इसके क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे? क्रिकेट को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट में तो हम लोग जीत जाएंगे सब जगह से। चलिए एक फायदा है, देखते हैं नुकसान क्या क्या, फायदा क्या क्या। ट्रेड है, हाँ, 30% का ट्रेड होता है, वो बहुत बार बढ़ जाएंगे, ठीक है, डेवलप कर जाएंगे, ठीक है।
सो अगेन दिस इज द थिंग दैट यू वांट टू से, आप बताइए व्हाट कैन बी द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। बहुत हो जाएगा, फाइन। सो बिकॉज पहले एक जमाने में होता शायद, ठीक है ना, बट नाउ देयर इज ए ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, सबके अपने अपने नेशनलिज्म का ग्रोथ हो गया। पाकिस्तान में नेशनलिज्म वेरी फियर्स, अफगानी तो फियर्स नेशनलिस्ट है, फाइन। सो वो मर जाएंगे, अपना नेशनलिज्म को छोड़ेंगे नहीं। और बांग्लादेश भी इज नाउ नेशनलिस्ट कंट्री, फाइन, डिस्पाइट ऑफ और छोटी मोटी कंट्रीज भी सारे, म्यांमार एंड ऑल और नेशनलिस्ट कंट्री। और हमें टेंशन ज़्यादा होगी, फायदा कम होगा, फाइन। सो इकोनॉमी से एक दो फायदा होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कि वी कैन आवर कंट्री कैन रन इनटू द सिविल वॉर। हमारा सिचुएशन सीरिया जैसा हो जाएगा, कौन किससे लड़ेगा कुछ पता नहीं चलेगा, फाइन। सो ऑल्दो इट्स अ वेरी यूटोपियन कंसेप्ट, बट पर्सनली आई डोंट फाइंड इट वेरी अपीलिंग, बिकॉज इसके बहुत सारे नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं। सो आई फाइंड इट फनी एज वेल, फाइन। बट अगेन इट इज़ माई पर्सनल व्यू, एवरी वन एंड ईच वन कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट व्यूज अपॉन द अखंड भारत का सपना, फाइन। सो यदि कभी कोई इमेजनरी क्वेश्चन इस टाइप का हो जाए, सो डोंट गो फॉर द सिंगल सॉल्यूशन, जस्ट पुट डाउन द पॉजिटिव एस्पेक्ट प्लस नेगेटिव एस्पेक्ट, और देन ट्राई टू बैलेंस योर आंसर कि क्या क्या होना चाहिए इफ अखंड भारत इज क्रिएटेड, फाइन। दिस अ सिंपल एग्जांपल ओनली, फाइन। एंड यू कैन हैव अ डिफरेंट व्यू एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, सबके अलग अलग व्यू होते हैं। कोई अखंड भारत को भी सपोर्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसका, फाइन। नाउ जो हिटलर ने इतनी सारी पॉलिसीज दी है, ठीक है ना, जो स्टेट इज लिविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं लेवेंसरम। क्या कहते हैं? दैट वी कॉल, अगेन इट्स अ जर्मन वर्ड, ठीक है ना। सो लिख लीजिए इसको, या आज इश्यूज है मेट्रो में व्हेन आई फेस्ड। सो माय फर्स्ट क्लास आई वाज लेट, इवन आई माय सेकंड क्लास आई एम लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑल। सो आई एम प्लानिंग टू ड्रॉप माय थर्ड क्लास, कोई फायदा ही नहीं है, पहुंचूंगा 6 बजे। यही है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, हिटलर के व्यूज, ठीक है ना। सो हिटलर प्रपोज्ड लेवेंसरम मींस मोर लिविंग स्पेस फॉर जर्मनी, ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्टेट इज ए लिविंग एंटिटी, तो आपका शरीर बढ़ेगा तो कपड़ा बचपन वाला चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, तो यू टेंड टू चेंज योर क्लोथ्स, फाइन। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। सो हिटलर्स दिस पॉलिसी इज नोन एज द लेवेंसरम, क्या कहते हैं? हाँ जर्मन वर्ड है, दिस इज जर्मन वर्ड, फाइन। हाँ अभी आई विल डिस्कस कि इसकी क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, क्या हुआ इसके कारण, फाइन। सो लेवेंसरम क्या कह रहा है, एक फोटो भी है यहाँ पे। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनिंग कि पूरा वर्ल्ड जो है, नॉट वर्ल्ड तो एटलीस्ट उधर का जो नॉर्थ यूरोप का पार्ट था, दैट इज लार्जली कहते थे कि जर्मनी का पार्ट होगा। क्यों कहते थे ये? कि इनका मानना था, हिटलर का मानना था कि जर्मनी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जर्मनी के नीड्स बढ़ रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना पड़ेगा। इफ वी आर नॉट एक्सपेंडिंग वी विल पेरिश, यही तो बोल रहा था जर्मनी। दैट वाज अ लार्ज एक्सपेक्ट ना जर्मनी का, इफ वी आर नॉट एक्सपेंडिंग वी विल पेरिश। इसको इन्होंने कहा लेवेंसरम का, तो कहा कि हमें सफोकेशन हो रही है जर्मनी में रहते हुए, तो हम अभी नई टेरिटरीज को हथियाएंगे। नई टेरिटरीज को कैसे हथिया सकते हैं, ठीक है ना, या तो इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली। तो उन्होंने कहा इकोनॉमिकली उसको उतनी था नहीं उस टाइम इकोनॉमी की उतनी वैल्यू भी नहीं थी, फाइन। सो बिकॉज दैट वर्ल्ड वाज नॉट ऑफ द जियो इकोनॉमिक्स बाद में आया जब ग्लोबलाइजेशन आ गया। सो ही वेज्ड वॉर, तभी तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, ठीक है ना। उसी के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ है जर्मनी में, फाइन। सो रीजन यही था क्योंकि जर्मनी का जो यूटोपियन एक थिंकिंग का लेवेंसरम, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया, अखंड भारत का, फाइन। ऑल्दो इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल बट यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। सो इंडिया में जो लोग कह रहे हैं कि वी शुड गो फॉर द अखंड भारत वाला सपना, सो अगेन इट इज समहाउ रिलेटेड टू लेवेंसरम, without offending their actually sentiments, but it is somehow related to लेवेंसरम because we have the practical क्या कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि जब जब ऐसा कोई स्टेट का एस्पिरेशन हुआ है तो वर्ल्ड वॉर हुआ है, या वॉर तो हुआ ही है, फाइन। तो पास्ट में क्या हुआ, जर्मनी वेंट फॉर द टेरिटोरियल एक्सपेंशन दैट लेड टू द वर्ल्ड वॉर हुआ है, हमने सबने देखा, जर्मनी का हुआ है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, फाइन। सो जर्मनी का एक बहुत बड़ा रोल था, दैट इज द आइडियोलॉजिकल बैकिंग ऑफ द हिटलर दैट लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फाइन। इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे हमें स्पेस चाहिए, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट नाउ, हमें नए नए जगह चाहिए, फाइन। नाउ एट प्रेजेंट इट इज चाइना दैट इज अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी ऑफ द लेवेंसरम, फाइन। क्योंकि चाइना भी कर रही है कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उनके पास टेरिटरी नहीं है उतनी, प्लस उनके नीड्स पूरी नहीं हो पा रहे बिकॉज इज एनर्जी स्टार्व कंट्री, लार्जली एनर्जी स्टार्व कंट्री, ग्रेनरी का काफ़ी वहाँ पे इश्यूज है, ठीक है ना। सो दे विल से कि वी वांट टू एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे,
दे वांट, ठीक है ना, इधर टेरिटोरियल एक्सपेंशन और इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो दे आर गोइंग फॉर द बोथ. यस प्लीज. सो मिडिल वे, इंडिया का जो वे है, इट इज अ मिडिल वे. गौतम बुद्धा ने वही कहा है ना, वी शुड गो फॉर द मिडिल वे. मध्यम मार्ग इज बेस्ट मार्ग, और दैट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया एक्चुअली. हम लोग देखेंगे, विल गो फॉर. तभी तो वी आर डिस्कसिंग द केस स्टडीज. आपको हिस्ट्री क्या सिखाती है? हिस्ट्री सिखाती है कि मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करने हैं, जो पिछले लोगों ने किए हैं वो हमें नहीं करने हैं, और यदि आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो यू आर ए फूल. इफ देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान की, इट इज नोन एज द व्हाट, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर. So none of the empire is able to survive over there. Doesn't matter कि how large a empire is. So यदि आप वहाँ पे जाके पाकिस्तान की तरह कुछ यूटोपियन ड्रीम करते हैं, यदि यूएसए नहीं सर्वाइव कर पाई, यदि रशिया यूएसएसआर नहीं सर्वाइव कर पाई, तो कैसे पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगी अफगानिस्तान में? तो तालिबान लोकल है ना वहाँ के, दे आर लोकल इंडिजिनस पेपर. लोकल लोग तो करेंगे सर्वाइव, बिकॉज वो वहाँ के लोकल है. बाहर से कोई सर्वाइवल मुश्किल है. या साइलेंट, देखिए साइलेंट वर्क इज समहाउ पॉसिबल. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको बलूचिस्तान का. सो व्हाट चाइना इज डूइंग इन पाकिस्तान. सो बलूचिस्तान, पाकिस्तान को आजादी कब मिली थी? डेट में पूछ रहा हूं. अरे यार, और 10-11 अगस्त को बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई थी. फाइन. इसलिए बलूचिस्तान में देयर इज ए फीलिंग ऑफ सब नेशनलिज्म. मीन्स वो सोचते हैं कि वी आर इथनिकली, वी आर कल्चरली एंड वी आर अदरवाइज डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तान. एंड इट वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसके कौन थे? सीमांत गांधी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थे ना. सो कभी भी ये वाला हिस्सा, इवन फ्रंटियर गांधी वांटेड टू मर्ज विद द इंडिया, उन्होंने प्रपोज भी किया था. फाइन. एक्सचेंज ये होना था कि हम हैदराबाद उनको दे देंगे, हमें वो दे देंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. बट बाद में ये लगा कि ब्रिटिशर्स को ये लगा बड़ा इनप्रैक्टिकल हो जाएगा कि कहीं इंडिया है कहीं पाकिस्तान है, कहीं इंडिया है कहीं पाकिस्तान है, जो अभी फिलिस्तीन इसराइल का कंडीशन है. फाइन. तो उन्होंने कहा नहीं, जो जहाँ है वहीं रहो, एटलीस्ट ज्योग्राफिकली तो इंटैक्ट रहो. फाइन. तो दैट्स वाई दिस एरिया वाज नॉट मर्ज विद द इंडिया. बट दिस फीलिंग ऑफ सब नेशनलिज्म स्टिल देयर इन कहाँ? बलूचिस्तान. फाइन. मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज चाइना इज, यू सेड ना कि साइलेंटली इंटरिंग द एरिया. China is not silently entering, it is Pakistan that is allowing China to enter that area. Pakistan is not able to cater the Baluch issues, ठीक है ना, that is BLA, ठीक है ना, Baluch Liberation Army is there, that is pushing again and again to the Pakistanis. तो क्या कर रहे हैं वो? चाइना की एंट्री कराते हैं और चाइना से क्या बनवा देते हैं? ग्वादर. ग्वादर कहाँ है? बलूचिस्तान में ही तो है. अभी चाइना का एसेट वहाँ पे है, चाइना ने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है वो ग्वादर में, तो क्या कर चाइना उसको प्रोटेक्ट भी करेगी. प्रोटेक्ट करेगी तो अपने आर्म्स आर्मी को भी उतारेगी या फिर अपने हार्ड एसेट्स को भी उतारेगी. तो उससे क्या फायदा होगा चाइना पाकिस्तान को? ये बलूच सब नेशनलिज्म जो क्रश हो जाएगा. तो उनके पास ऑप्शन क्या रहेगा कि चाइनीज लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम अपने लोगों पे गोली चला रहे हैं. ये किया है ना उन्होंने. अभी 11-12 चाइनीज लोगों का एब्डक्शन होगा, मार भी दिया बहुत लोगों को. सो व्हाट इज द रीजन? पाकिस्तान को भी एक अथॉरिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए. अकेले ये नहीं कर सकता, वो तो हमेशा कोई ना किसी को डैडी बना लेता है. दैट्स वाई चाइना इज डूइंग इट साइलेंटली. बट डू यू थिंक इट विल बी एबल टू कैटर दिस बलूच का सब नेशनल? नहीं कर पाएंगे. बिकॉज देखिए आप फोर्स लगा के ना कुछ नहीं कर सकते. देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स प्लस देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट पावर. सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगाएंगे तो देयर विल बी पुश बैक, and that is most obvious from this area as well. So China is entering silently, but it won't be able to survive either into the Baluchistan or in Afghanistan. कुछ भी कर ले, क्योंकि उनको अपनी खुद को उनको लगता है ना, बाहर के लोग हमारे लिए क्यों कर रहे हैं, हम लोग खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं. उनको हमेशा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं भी लग सकता है, बट लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यही लगेगा कि वाई वी आर बीइंग इन्वेडेड फ्रिक्वेंटली. तो वो फिर पुश बैक करेंगे और फिर चाइना भी का भी वही हाल होगा, पाकिस्तान का भी वही हाल है जो यूएसए यूएसएसआर का हुआ या फिर ब्रिटेन का हुआ था वहाँ. फाइन. क्लियर? अभी क्लियर है? डॉट क्लियर? चलिए. सो इसको लिख लीजिए. फाइन. दोनों लिख लिया ना? that more are both are fighting for the space and China is conjuring the land. Fine. Now let us try to understand the China कैसे कर रही है. Again we will discuss this in China, but in order to just give you an idea कि how China is conjuring space in the South China Sea. So can you see the lines है यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है ना, different color coding है. So color coding किसका किसका है? Can we invest our few minutes in that? Fine. So this red color is for the China. तो कैन वी सी दिस रेड कलर यहाँ पे? इसलिए तो डिस्प्यूट है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स. वी विल डिस्कस दिस ड्यूरिंग द चाइना व्हेन वी डिस्कस चाइना. यहाँ पे
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो दिस इज चाइना एक्चुअली, देख लीजिए। अगेन हम कहते हैं ना चाइना हमसे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि चाइना के इतने सारे डिस्प्यूट ऑलरेडी हैं। हम यदि किसी को फ्यूल कर दें, हम किसी को थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी फ्यूल कर दें, थोड़ा सा भी किसी को बहका दें, तो चाइना उसी में एंगेज रहेगा। एंड दैट इज द एक्चुअली इशू विद द चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा डरता है वो जापान से डरता है, क्योंकि जापान की इससे थोड़ा और आगे, थोड़ा सा और आगे वी विल डिस्कस, कभी चाइना जापान में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा डिस्कस। बट अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ यू कैन सी कि हाउ मेनी डिस्प्यूट आर हैविंग चाइना का, है ना। सो बेसिकली चाइना इन सारी जगह पे इंगेज है और सब जगह पे अपनी कहीं ना कहीं दादागिरी करे, क्योंकि 11 सरम फाइन। सो दे वांट टू व्हाट एक्सटेंड देयर ओन टेरिटरी। उसके लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी टेरिटरी सफिशिएंट नहीं है, तभी तो कर रहे हैं कि हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी यहाँ किसको कब्जा कर लिया तो इसका 200 नॉटिकल माइल चाइना के अंदर, और यहाँ पे भी कुछ कर देंगे नया, यहाँ एक नया आइलैंड बना देंगे, बिकॉज दे आर मेकिंग आर्टिफिशियल आइलैंड एज वेल, फाइन। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे तो अगली 200 टेरिटरी इनके हिस्से में आ जाएगी, उसका जो हिस्सा होगा उनका हो जाएगा। दैट वी कॉल कंजूरिंग ऑफ द स्पेस इन द साउथ चाइना सी, ठीक है। सो दैट इज द पॉलिसी ऑफ चाइना एंड इट इज गोइंग टू कॉस्ट देम क्वाइट डियर, वी आर श्योर अबाउट इट। अभी नहीं तो कभी और। एंड दैट्स व्हाई इवन चाइना इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट, बट उनके भी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, उनको भी तो सर्वाइव करना है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग सर्वाइव करते हैं ना, कुछ ना हो पाकिस्तान के ऊपर कुछ कर दो, बिकॉज इट्स इजी टारगेट। तो आपके यहाँ नेशनल जाग जाती है, नेशनल जाग जाती है तो वोट एक ही पार्टी को मिल जाती है, ये होता है। चाइना में भी यही होता है, उनके भी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, उनके भी अपने इंटरनल इंटरेस्ट हैं, और वो सब ये सब करते रहते हैं। और फाइनली व्हाट दे आर एक्चुअली टारगेटिंग नाउ आफ्टर द क्या, आफ्टर द हांगकांग, हांगकांग के बाद दे आर टारगेटिंग ताइवान, बिकॉज ताइवान बोला जाता है कि चाइना का 2 पार्ट है, दैट इज वन इज द ओरिजिनल चाइना एंड सेकंड इज द नकली वाला चाइना, ठीक है ना। जो चाइनीज सामान जनरली क्या होता है, नकली होता है, बोलते हैं ना, फर्जी होता है। सो जो ओरिजिनल मेनलैंड चाइना है दैट इज नॉट ओरिजिनल चाइना, बट इज द चाइना, इट इज द ताइवान दैट इज ओरिजिनल चाइना। वी विल डिस्कस दिस ऑल व्हेन वी विल डिस्कस चाइना का, ठीक है ना। सो इनमें आपस में ही कन्फ्लिक्ट है। चाइना कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, और ताइवान कहता है चाइना इज मेरा हिस्सा है, दोनों में लड़ाई पड़ी। बट ताइवान इज ए स्मॉल कंट्री, तो नॉर्थ चाइना इज ट्राइंग टू ओवर पावर, और वो क्या करते हैं 60-60 70-70 जेट स्क्रैम्बल कर देते हैं किसकी तरफ, ताइवान की तरफ। तो ताइवान परेशान हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, हांगकांग से या तो सरेंडर कर देगा, या फिर यदि यूएसए का सपोर्ट है तो वो सरेंडर नहीं करेगा, फाइन। सो दैट इज द पॉलिसी रिलेटेड, इसको कहते हैं अपना वन चाइना पॉलिसी, ठीक है ना। एंड इंटरेस्टिंगली इंडिया सपोर्ट दिस पॉलिसी, इंडिया सपोर्ट करती है वन चाइना पॉलिसी, एंड पता नहीं क्यों करती है, फाइन। अगेन इंडिया को भी डर है चाइना से, कहीं ना कहीं डर है, ठीक है ना। यही तो दिक्कत है, इंडिया नहीं सपोर्ट करती। बेसिकली इंडिया सपोर्ट कर रही थी कुछ कुछ कंट्रीज को, बट इंडिया इज नॉट कांस्टेंट, फाइन। सो इंडिया क्या होती है ना, कहते हैं ना, वी कॉल इट बनाना स्टेट, क्या कहते हैं, बनाना स्टेट, बाहर से कड़ा अंदर से सॉफ्ट। सो इंडिया ने बहुत लोगों को यहाँ पे सपोर्ट किया, वी हैव सपोर्टेड फिलीपींस एंड ऑल कंट्रीज, सबको सपोर्ट किया। बट इंडिया क्या करती है ना, कांस्टेंट नहीं होती है। हम क्या करते हैं, आज सपोर्ट करते हैं, कल छोड़ देते हैं, फिर कल सपोर्ट करते हैं, परसों छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे खुद के इंटरेस्ट होते हैं उसमें। अभी इंडिया यदि कांस्टेंट सपोर्ट करे, प्लस इंडिया का इकोनॉमिक माइट उतना नहीं है अभी, वी आर अभी स्टिल स्ट्रगलिंग टू बिकम ए इकोनॉमिक माइट। जिस दिन हम बन जाएंगे शायद हम लोगों ने भी करना शुरू कर देंगे। और चाइना का पॉकेट्स बहुत डीप है, देयर हैविंग बहुत ज़्यादा पैसा, तो इसमें से बहुत सारी कंट्रीज को उन्होंने मिला लिया है। कंबोडिया, अपना कंबोडिया को मिला लिया है उन्होंने, म्यांमार को मिला लिया है। वाई देयर इज ए चेंज इन म्यांमार में, क्यों चेंज हुआ है, बिकॉज लार्जली म्यांमारीज आर्मी जो है दैट आर सपोर्टर ऑफ चाइना, ऑल्दो दे आर नॉट एंटागोनिस्ट टू इंडिया, बट चाइना कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करती है, फाइन। सो देर आर वेरियस रीजन, सो थिंग्स आर क्वाइट कम्प्लेक्स, ठीक है। सो हम लोग समझेंगे व्हेन वी विल डिस्कस दिस अबाउट द यूएसए सपोर्टिंग, ये नहीं, कभी नहीं आएंगे। तो ताइवान इज कॉलिंग ना, देखिए ताइवान कहाँ पे है, यहाँ पे हो कहीं, कहीं पे होगा, हाँ ये रहा ना, ठीक है ना। सो ताइवान इज बेसिकली हैविंग ट्रीटी विथ यूएसए। सो ताइवान का एक ही सपोर्टर अभी है कोई, तो यूएसए है। यूएसए कहती है कि वी विल सपोर्ट यू, कभी वॉर होता है तो सपोर्ट करेंगे, तो तभी तो ताइवान बचा हुआ है। ताइवान कभी भी कुछ होता है तो यूएस कहते हैं कि ठीक है वी विल सपोर्ट। अभी डेमोक्रेसी का समिट हुआ था, उसमें भी ताइवान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री बुलाया गया था, और इसका चाइना ने काफ़ी विरोध किया था, फाइन। सो ये सारी कंट्रीज हेल्प के लिए मांगती हैं। मोस्ट ऑफ द आसियान कंट्री इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसए, ठीक है ना। बारिंग फ्यू कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस, इट यूज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर ऑफ द यूएसए, बट वहाँ पे वहाँ का प्रेसिडेंट चेंज होता है, और यूएसए की पॉलिसी भी ऐसी ही है, दे आर इनवर्ड लुकिंग, वो खुद का फायदा देखते हैं। तो बाकी कंट्री को लगेगा कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है
तब हमें तुम्हें यूज कर लेते हो, जरूरत नहीं पड़े तो तुम्हें मक्खी तरह निकाल के फेंक देते हो, फाइन. सो नाउ दे आर पुशिंग दैट, इसलिए फिलीपींस बिकम द हार्डकोर एंटागोनिस्ट टू हुम, यूएसए. और नाउ देयर फिलीपींस आर शेकिंग देयर हैंड्स विद चाइना. तो सबके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली. मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, बट स्ट्रेटेजिकली दे आर क्वाइट वल्नरेबल. और इसी का फायदा चाइना प्लस यूएसए दोनों उठाती है. सो दे फ्रिक्वेंटली डू दिस एक्सरसाइज, दैट इज द फ्री सी लेन ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज करते हैं वो लोग. इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इंडिया में भी किया था, FON बोलते हैं. सो दैट इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज यूएसए फ्रिक्वेंटली डज. दे डू इट इन द कहाँ पे, साउथ चाइना सी में. और रिसेंटली तो इंडिया में भी आ गए थे, लक्षद्वीप तक आ गए थे. क्योंकि वो कहते हैं कि पूरा जो ओशन रिसोर्सेज है दैट इज द इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, एंड नो कंट्री कैन हैव देयर ऑन सोवरेन राइट ओवर द इंटरनेशनल प्रॉपर्टी. और इसको करने के लिए वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ को उनका नेवल फ्लीट जाते रहता है. और कोई उसको परेशान करेगा तो क्या करेगा, चाइना यूएसए वाले फायर कर देंगे. ठीक है ना. सो दैट दे कॉल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. इसके तहत वो दादागिरी सब जगह करते हैं. साउथ चाइना सी में पहले करते थे, अभी जाके इंडियन ओशन में भी करने लगे हैं. और रिसेंटली एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था जब यूएसए की एक फ्लीट इंडियन टेरिटोरियल इसमें वाटर में आ गई थी. ठीक है ना. सो इंडियन नेविगेशन वाटर में आ गई थी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के. और नॉट ओनली दैट, उन्होंने खुल के कहा भी कि ये हमने इंडिया को बिना बताए हुए किया. तो इंडिया के पास ये भी नहीं था कि छुप छुपा के गए कि ठीक है हमें बता दिया था. ओपनली उन्होंने पहले बोल दिया कि दिस एक्सरसाइज इज डन विदाउट इन्फॉर्मिंग इंडियन अथॉरिटीज. तो इंडिया को इससे काफी बुरा लगा था, उन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किया था. बट यूएसए ने कहा दिस अवर राइट, दिस इज द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. फाइन. सो अगेन देयर थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड. नो 200 नॉटिकल माइल्स के बिना अंदर इन्फॉर्म के नहीं आ सकते, बट ये आ गए थे. फाइन. लक्षद्वीप के पास. फाइन. अभी किसी से कोई क्वेश्चन था, कोई कुछ बोल रहा था अभी शायद. अभी क्या कह रहे थे आप, इंडिया क्या करती है, आप कुछ कह रहे थे ना. एग्जैक्टली. बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, टूटना इज वेरी इजी. कहते हैं ना रिश्ता बनाना बहुत टाइम लग जाता है, टूटने में टाइम नहीं लगता. इंडिया फ्रिक्वेंटली यही करती है. ईरान के साथ देखिए, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू ईरान. सो वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद ईरान. बहुत अच्छे रिलेशन थे और एक्सचेंज भी हमारा बहुत अच्छा था. इसका फायदा क्या होता था कि कभी पाकिस्तान कुछ बदमाशी कर देता था तो ईरान थोड़ा सा उसको पुश भी कर देता था. फाइन. और अफगानिस्तान में भी ईरान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है. अभी क्या हुआ, धीरे धीरे करके ईरान चला जाने लगा चाइना के पक्ष में और रशिया के पक्ष में. क्यों? क्योंकि हम लोग यूएसए के बहुत क्लोज हो गए और यूएसए और ईरान में आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है. फाइन. सो यदि हम लोग ऐसा करते हैं, किसी एक को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं तो नुकसान हो जाता है. इसलिए तो मैंने कहा दैट इज मध्यम मार्ग, दैट इज द मिडिल वे दैट इंडिया इज अडॉप्टिंग, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डील विथ एनी कंट्रीज. फाइन. मध्यम मार्ग में रहेंगे, ना चाइना को नुकसान होगा, ना पाकिस्तान को नुकसान होगा, ना ईरान को नुकसान होगा, ना यूएसए को नुकसान, ना रशिया को. एंड दैट वाज एक्चुअली लार्ज पॉलिसी ऑफ इंडिया. इसी में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है खुद को, क्योंकि आप किसी के पक्ष में नहीं रहते तो सब कहता है कि यार ये लोग तो ऐसे हैं, पलटू राम बोलते हैं इनको. ठीक है ना. तो कभी भी पलट जाते हैं ये लोग. फाइन. सो अगेन थोड़ा सा मैं लेमैन के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बट अगेन दिस इज द सिचुएशन. फाइन. चलिए. सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट. साउथ चाइना का पता है कैसे दे आर कंज्यूरिंग स्पेस एंड व्हाट आर द डिस्प्यूट्स विथ डिफरेंट. ठीक है. चाइना. अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल करते हैं, दैट इज द सम बेसिक कंसेप्ट इन द डेफिनेशन. ठीक है ना. सो हम लोग जब जो डिस्कस कर रहे थे सारा हम लोग लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे. फर्स्ट थिंग इज द बैलेंस ऑफ पावर, जो हमने डिस्कस किया था, पढ़ा भी था शायद, पढ़ा भी होगा. फाइन. लिख चुके हैं ना, इसको लिख चुके हैं क्या? कोल्ड वॉर इरा लिखा है, बैलेंस ऑफ पावर का डेफिनेशन लिखा है क्या? ठीक है, फिर ठीक है, इसको छोड़ देते हैं. ठीक है ना. सो व्हाई इंडिया इज गोइंग फॉर द क्वाड? Actually this is again balance of power, that's why India is going. Now that is the Cold War. What was the Cold War? ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस आप शुरू समझ लीजिए, बाद में विल डिस्कस इन डिटेल, बट अभी समझने के लिए क्योंकि वी विल यूज दीज वर्ड्स फ्रीक्वेंटली. सो कोल्ड वॉर क्या था? ठीक है. कोल्ड वॉर क्या था? इवन ऑनलाइन पीपल वाज वाचिंग. सो व्हाट वाज द कोल्ड वॉर? ठीक है. 90 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेसिकली वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स. वन वाज लेड बाय यूएसए एंड सेकंड वाज लेड बाय द रशिया. इन दोनों में आइडियोलॉजिकल फाइट थी, इसको हम लोग जनरली क्या होते हैं, कोल्ड वॉर. व्हाई इट इज नोन एज द कोल्ड वॉर? Exactly, because it was not a hot war, because both country USA plus USSR were nuclear power, so they were not using the military power. So ठंडा ठंडाओं की लड़ाई कर रहे थे पीछे पीछे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
बैक बैटिंग, ठीक है ना, इसी को कहते हैं बैक बैटिंग, इसको कोल्ड वॉर भी कहते हैं, फाइन, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वहाँ पे हॉट नहीं हो पाया तो कोल्ड वॉर आ गया, फाइन, चलिए। एंड ये वी कैन सी दैट कोल्ड वॉर में दो सेक्शन में डिवाइड हो गया था, वन इज लेड बाय कौन, यूएसए, एंड सेकंड इज लेड बाय रशिया, ठीक है ना, और यूएसएसआर, फाइन, चलिए, तो ये दोनों क्लियर ही है। नॉट दैट इज डिटरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरेंस? ओहो, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरेंस, तो इसको समझने के लिए ये कौन सी वेब सीरीज का क्लिप है? तो डिटरेंस को समझने के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मिर्जापुर में क्या हुआ था, फाइन। सो हु इज मेन प्रोटोगनिस्ट ऑफ द मिर्जापुर? कालीन भैया, कालीन भैया ही ना शुरुआत में। सो कालीन भैया ने कहा था ना कि नहीं देखी है तो देख लेना, दीज आर वेब सीरीज यू नीड टू वॉच, नहीं तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। सो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, 3 कैरेक्टर में अभी आप वेब सीरीज भी नहीं देख रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तो करते क्या हो, कुछ तो क्या करो। कोई बात नहीं, कोई बात, इसे समझाने के लिए, ठीक है ना, जो जिन्होंने देखा होगा मिर्जापुर दे विल कनेक्टेड, फाइन। सो जिसमें 3 कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर नंबर 1 का नाम है कालीन भैया, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बट बैकग्राउंड में वो क्या बहुत बड़े दादा हैं, मीन्स ही इज ए रंगवाज जिसको बोलते हैं यूपी बिहार में, फाइन। सेकेंड इज ए पर्सन इज ए एस्पायरिंग पावर, जिसका नाम कहते हैं क्या, गुड्डू भैया, ठीक है ना। और थर्ड इज ए करेक्टर जो कौन है, मुन्ना भैया, हु इज सन ऑफ कालीन भैया, फाइन। सो इन तीनों में लव ट्रायंगल हो जाता है। लव ट्रायंगल किसके लिए होता है, हेजिमनी के लिए, दबदबे के लिए, ठीक है ना। लव ट्रायंगल में ऐसा हो जाता है कि कालीन भैया चाहते हैं कि कोई इसके सामने ना पड़े, मुन्ना भैया चाहते हैं कि कालीन भैया जब की डेथ हो जाए तो हम राजा बन जाए, कालीन मतलब हम कालीन भैया बन जाए उस जगह के। एंड नॉ इज ए एस्पायरिंग पावर दैट इज गुड्डू भैया, ठीक है ना। गुड्डू भैया चाहते हैं कि इनकी स्टोरी खत्म हो जाए, मेरी स्टोरी शुरू हो, ठीक है ना, दैट इज द शॉर्ट स्टोरी, फाइन। सो इट इज द जीस्ट ऑफ द स्टोरी। नहीं देखी तो एक बार देख लेना, टाइम है तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फाइन। सो डिटरेंस वर्ड को ये सफाइस करता है, बिकॉज कालीन भैया का दबदबा इसलिए है बिकॉज ही हैव द डिटरेंस। सो उसमें एक डायलॉग है, कहते हैं ना कि ये लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, कहा ना एक बार, मकबूल ने कहा था ना उनको कि तो उन्होंने कहा प्यार नहीं करते हैं, क्या बोल रहा था डायलॉग क्या था? हाँ, खत्म हो सकता है, तो डिटरेंस के लिए वो सबसे बढ़िया है। सो नहीं देखा तो बस ये वाला डायलॉग देख लेना, यू विल गेट टू नो व्हाट ही वांट टू से, फाइन। सो अभी कालीन भैया को लोग कहते हैं, उनका उनका जो साथी रहता है कहता है कि लोग आपको प्यार करते हैं, तो कालीन भैया कहना था मुझे प्यार नहीं करते लोग, डरते हैं लोग, और डर की यही सबसे खासियत है कि जिस दिन डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्यार व्यार भी सब खत्म हो जाएगा, फाइन। इसलिए कहता डर कायम रहना चाहिए, भय बना रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा था भय बना। तो जो कालीन भैया यहाँ पे ये बेसिकली यूएसए हैं, ठीक है, कौन है ये, यूएसए, ठीक है ना। और जो गुड्डू भैया हैं वो चाइना है, अभी तो चाइना ही है, इंडिया कहीं नहीं है पिक्चर में, ठीक है ना, इंडिया कहीं नहीं पिक्चर में। और जो कालीन भैया लगा लीजिए ये इंडिया हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका कुछ अभी फिक्स नहीं है ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पर खैर लिटरल नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कोई बात नहीं। दीज आर नॉट फॉर द लिटरल, ठीक है ना, दिस आर ओनली फॉर इंडिकेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरेंस। तो ये तो मजाक वाली बात होगी, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरेंस। सो डिटरेंस क्या करती है, ए कंट्री बिल्ड्स मिलिट्री कैपेबिलिटी टू डिस्करेज अदर एग्रेसर नेशन फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट इट, दिस इज कॉल्ड डिटरेंस, फाइन। सो आप अपना भय इतना बना लीजिए कि सामने वाला आपको सोच भी ना सके कुछ करने का। यूएसए, वाई यूएसए इज नोन एज द वर्ल्ड पुलिस, लोगों को लगता है यार इनके पास तो ऐसा कुछ है ना जो बर्बाद ही कर देंगे, फाइन। सो इसी को कहते हैं डिटरेंस क्रिएट करना, ठीक है ना। ये वर्ड बार बार यूज होगा, इंडिया वांट टू क्रिएट डिटरेंस इनटू विद पाकिस्तान। सो मैं यदि डिटरेंस करूंगा तो ये बात चीज समझ लेना, तो इसके लिए लिख भी लीजिए, फाइन। सो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है ना। अदरवाइज समझने के लिए समझ लीजिए, दैट इज गुड फॉर फ्रॉम द मिर्जापुर पॉइंट ऑफ व्यू, फाइन। हाँ, यू कैन से, ठीक है।
एग्जाम्पल इज देयर, व्हाई वी आर बिल्डिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक का क्या यूज है? Exactly. The most use of nuclear power, nuke is not its a capability, it's not a destructive capability, but it's a deterrence capability. That is the most beneficial use of the nukes. ठीक है ना? इसलिए न्यूक जरूरी होता है कि डिटरेंस क्रिएट रहे. वाई चाइना विल नेवर वेज ए फुल फ्लेज वॉर अगेंस्ट इंडिया, और वाई इंडिया विल नेवर वेज ए फुल फ्लेज वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान? क्यों होगा ऐसा? एवरीवन इज न्यूक्लियर, फाइन. तो न्यूक्लियर एक्चुअली क्रिएट्स डिटरेंस, ठीक है ना? इसका डर बना रहता है कि तुमने किया तो तुम्हारे विल भी ऊपर अटैक होगा. और इसी को कहते हैं, इसी पॉलिसी को कहते हैं दैट वी कॉल मैड. क्या कहते हैं इसको? कहते हैं मैड पॉलिसी. मैड मीन्स पागल तो होता है, बट इसका इस आईआर में कहते हैं इट इज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. क्या कहते हैं? सो वी कॉल इट म्यूचुअली, यस लिख देता हूं उसको, दैट वी कॉल म्यूचुअली ठीक है ना? तो इसको कहते हैं मैड पॉलिसी. तो न्यूक्स आर बेसिकली यूज फॉर मैड पॉलिसी, कि यदि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया खुदा ना खास्ता, तो देयर विल बी क्या, क्विड प्रो क्वो फ्रॉम द इंडिया साइड, फाइन. सो इंडिया विल न्यूक देम एज वेल. और इफ इंडिया इज प्लानिंग टू न्यूक पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, एंड पाकिस्तान विल ऑल्सो न्यूक इंडिया. सो इसका फायदा क्या होता है कि देयर इज ए नो फुल स्केल वॉर. why we are going for the Balakot like situation, or why Pakistan is going for the Kargil? Balakot तो कुछ भी नहीं था. why Pakistan went for the Kargil despite of knowing that कि इंडिया से उसका कोई मैच नहीं है. एग्जैक्टली. सो दे न्यू दैट कि इंडिया कभी फुल स्केल वॉर पे आएगी नहीं आएगी, क्योंकि उसको भी पता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है एंड इंडिया के पास. एट द सेम टाइम इफ वी आर गोइंग फॉर द बालाकोट, वी नो दैट what are the triggers that can go for the new war between the India and Pakistan. So दोनों को दोनों चीजें पता है, इसलिए कभी लड़ाई नहीं होगी. जो सिचुएशन कोल्ड वॉर में थी वही सिचुएशन इंडिया का इनके साथ होगा. देयर विल बी नो रियल वॉर नाउ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. पहले हो सकता था, अब नहीं होने वाला, फाइन. सो देयर कैन बी स्क्रिमिश, देयर कैन बी शॉर्ट वॉर, देयर कैन बी फॉग ऑफ वॉर, but there are highly unlikely chances that there will be war between India and China or India and Pakistan, because of each and every country is capable, nuclear capable, fine. इसी को कहते हैं डिटरेंस, इसी को कहते हैं भय क्लियर करना, ठीक है ना? सो मिसाइल्स का क्या यूज है? इवन व्हाट इज द यूज ऑफ मिसाइल्स? डिटरेंस क्रिएट करना, कुछ भी नहीं है. और कोई अभी तक मिसाइल यूज हुआ क्या? जनरली अभी तक हुआ है? वी डोंट यूज. छोटे मोटे मिसाइल्स का यूज होता है, फाइन. लाइक वी कैन यूज दिस सॉ मिसाइल, वी कैन यूज द डेजी कटर बॉम्ब्स, बट जो बड़े बड़े मिसाइल है ब्रह्मोस, ठीक है ना, पृथ्वी, अग्नि, इसका कभी यूज होगा क्या? कभी नहीं होगा. सो अगेन देयर इज अ थॉट प्रोसेस जो कहते हैं कि फालतू में बना रहे हैं, बट ये फालतू में नहीं है, बिकॉज इट क्रिएट डिटरेंस कि आपके ऊपर फ्यूचर अटैक ना हो. वाई वी आर प्रोक्योरिंग S-400. सो देर आर हाईली अनलाइकली चांसेस कि इंडिया के ऊपर कुछ अटैक होगा, बट अगेन अटैक नहीं होगा, इसी के लिए तो एक प्रोक्योर कर रहे हैं हम लोग, फाइन. सो दैट इज द रीजन कि डिटरेंस की क्या वैल्यू होती है इंटरनेशनल रिलेशन में. सो इट हेल्प अस टू अवॉइड द वॉर लाइक सिचुएशन और वॉर सिचुएशन, फाइन. सो कभी भी वॉर इंडिया और पाकिस्तान में नहीं होने वाली, इसका रीजन यही है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज हेजिमनी, ठीक है ना? हेजिमनी क्या होती है? मैं बार बार यूज करता हूँ, वर्चस्व. अगेन ये वाला एग्जांपल फिर बैठता है, इसलिए एक्चुअली मैंने यूज किया, फाइन. सो अगेन यहाँ पे किसका वर्चस्व है? पहले कालीन भैया का, देन गुड्डू भैया का आ जाता है, ठीक है ना? सो वर्चस्व की लड़ाई ही सही लड़ाई है, एंड वी अगेन वी विल बी यूजिंग दिस वर्ड हेजिमनी. हेजिमनी, इंडिया की हेजिमनी, चाइना की हेजिमनी, यूएसए की हेजिमनी, एंड द डेफिनेशन यू कैन राइट इट डाउन एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिमनी, फाइन. मुझे समझाना नहीं पड़ेगा. सो डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर अदर इज नोन एज द हेजिमनी, फाइन. आज लिखने का मन नहीं है? नहीं, अच्छा पिक ले ली, फिर कोई बात नहीं. इसलिए पीपीटी से पढ़ाता भी नहीं हूँ, बिकॉज आपको लगेगा कि पीपीटी ही दे दूँ, बट मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना? until unless you are writing in real situation, ultimately PPT will not help you to crack the exam. It is the writing skills that will help you.
इसलिए पीपीटी नहीं था, पीपीटी एकदम बाद में देता हूँ मैं। वंस वी विल बी डन विद दिस टॉपिक आई विल गिव यू पीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी सब्जेक्टिव, वेरी सब्जेक्टिव, वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड। मैंने ये भी डाला हुआ है कि किसका कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू कॉल कि इसका अच्छा है उसका खराब है, बहुत सब्जेक्टिव होता है, बिकॉज अलग अलग सिचुएशन पे। इवन मिराज इज़ अ वेरी पोटेंट वेपन। मिराज अपना जो है फाइटर प्लेन, बालाकोट कौन गया था? मिराज गया था, बिकॉज इंडिया का पास सुखोई भी है, बट वाई वी आर यूजिंग मिराज, और प्लस वाई वी आर यूजिंग जागुआर विज़ चाइना। अभी जब गलवान वगैरह हुआ था तो इंडिया ने जागुआर यूज़ किया था, पता है कि नहीं? इंडिया के पास सुखोई भी आ गया था, बट दे आर वी आर यूजिंग जागुआर, बिकॉज जागुआर की कैपेबिलिटीज उस टाइप की है, ठीक है ना, लो फ्लाइंग होती है, ठीक है ना, डिटेक्शन काफ़ी मुश्किल है, तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। तो थंब रूल कुछ भी नहीं है इंडिया अच्छा है कि खराब है। चाइना के बहुत सारे प्लेन्स हैं, बहुत इंडिया से बड़ा उनका फ्लीट है, बट उनकी जोग्राफिकल कंडीशन उनका डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो फ्यूल लोड नहीं कर पाते। फ्यूल लोड नहीं करेंगे, मिसाइल भी कम आएगा, तो रेंज कम हो जाती है उनकी। एट द सेम टाइम इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है, जिस कारण हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल ज़्यादा लोड करते हैं, मिसाइल्स भी ज़्यादा कैरी करते हैं, इसलिए कभी भी चाइना इंडिया के ऊपर एयर अटैक करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। फाइन। सो लैंड अटैक कर सकते हैं, एयर अटैक का बहुत कम चांसेस। फाइन। सो व्हाट इज हेजेमनी नाउ? द डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर द अदर। एंड जो हेजेमन स्टेट होती हैं बेसिकली उनका ही रूल चलता है, उनका भी दबदबा चलता है। फाइन। इफ यूएस इज गोइंग फॉर द ग्लोबलाइजेशन, तो वो क्या करेंगे, ऐसी इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन को फायदा हो। फॉर एग्जांपल W2A बनाएंगे, IMF बनाएंगे, वर्ल्ड बैंक बनाएंगे। ऑल दीज आर क्रिएशन ऑफ व्हाट? यूएसए। किसके लिए? टू बिकम हेजेमनिक पावर ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। सो दैट्स वाई कहते हैं कि हेजेमनिक पावर का रूल ही चलता है, बोलते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी इम्प्लीकेबल है। नाउ थर्ड इज द नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? एग्जैक्टली जो बेसिकली यदि कंट्री को देखा जाता है तो दे आर लार्जली टू एस्पेक्ट ऑफ ए नेशन स्टेट। फाइन। वन इज, मान लीजिए ये कंट्री है पूरा का पूरा ब्लॉक, तो इसके दो पार्ट होते हैं। वन इज ए स्टेट मशीनरी। स्टेट मशीनरी में क्या होता है? मिलिट्री आ जाएगा, इसके ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, इसके गवर्नमेंट आ जाएगी, और गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल CBI, NIA, रॉ, ये सब चीजें आ जाएंगी, दैट वी कॉल स्टेट एक्टर्स, ठीक है ना। सो एनी एक्शन बाय द स्टेट एक्टर दैट हैड द अप्रूवल ऑफ द स्टेट और द मशीनरीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसको कहते हैं हम क्या? स्टेट एक्टर्स। एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू नॉन गवर्नमेंट एंटिटी एज वेल। फॉर एग्जाम्पल यदि इंडिया की बात करते हैं तो टाटा, टाटा की कंपनी है TCS, ठीक है ना, और इंडिया की कंपनी है कौन सी, कोई भी लीजिए, महिंद्रा, रिलायंस, ठीक है ना। सो ये जो नॉन गवर्नमेंट इंटिटीज हैं इनको कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स। बट ये इंडिया के लिए तो ये एग्जांपल सही है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ए स्टेट लाइक फील्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पहला सिचुएशन तो ठीक है, दैट इज वहां पे भी कुछ ऐसे ऐसी मशीनरीज हैं जो अवेलेबल हैं, बट पाकिस्तान के सिचुएशन में नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, इरिटेंट होते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो ऐसी कंट्री फ्रिक्वेंटली यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज JUD, ISI तो स्टेट एक्टर आ जाएगा ना, JUD इज देयर, ठीक है ना, IM इज देयर, इंडियन मुजाहिदीन इज देयर, ठीक है ना। दे हैव अगेन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, TLP, ठीक है ना। उनके पास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, जो बेसिकली उसके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे एक्टर होते हैं जिसको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहता, एंड जनरली दे आर बेसिकली ISIS, ठीक है ना। ISIS इज ऑल्सो एग्जाम्पल, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेबल टू हुम पाकिस्तान, बट ISIS इज ए नॉन स्टेट एक्टर। और जब भी मैं बात करूं देर आर टू एक्टर, दैट इज स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर, और मैं कहूं कि नॉन स्टेट एक्टर्स आर जनरली डोमिनेंट इनटू द फील्ड स्टेट, देन समझ लेना कि गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है ये। गवर्नमेंट के अलावा जो भी एंटिटी है वो सारी नॉन स्टेट एक्टर्स रहेंगे, बट अगेन इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इंडिया के आस्पेक्ट में चीज़ें बदल जाएंगी, इंडिया के आस्पेक्ट में TCS आ जाएगा, विप्रो आ जाएगा, महिंद्रा आ जाएगा, ठीक है ना। पाकिस्तान के आस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे। या अफगानिस्तान में देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स, तो जनरली इट विल बी द ISIS, और जनरली इट विल बी द ओसामा का जो ऑर्गेनाइजेशन था। फाइन। सो ये स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर होते हैं। फाइन। सो इसको लिख लीजिए, लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो बढ़ते हैं, बढ़े, आप उनको लिखना है, ठीक है ना। सो प्लीज राइट इट डाउन। वन होगा, वन स्टेट,
नॉन होगा एक्चुअली, NON उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर टू टर्म्स, दैट इज ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ठीक है ना, व्हेन वी कॉल ग्लोबल नॉर्थ, व्हाट डज इट मीन? ग्लोबल नॉर्थ, एग्जैक्टली। सो जनरली इट इज कंसिडर्ड कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड हैं। सो व्हेन वी कॉल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जनरली इट इज कंसिडर्ड कि डेवलप्ड स्टेट की बात कर रहे हैं। एंड व्हेन वी कॉल द साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जनरली इट इज कंसिडर्ड कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं। एंड देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, इसको हमेशा हम लोग फ्रिक्वेंटली क्वेट करते हैं कि नॉर्दर्न कंट्रीज एंड ग्लोबल नॉर्थ इज देयर एंड ग्लोबल साउथ इज देयर, फाइन। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, फाइन। हम लोग सॉदर्न सॉदर्न में आते हैं, सॉदर्न हेमिस्फीयर। So largely we are, क्योंकि we are developing, so we are into the southern block, fine, because it is not about the geographical, but it is about the who is developing and who is developed, fine. So that is the definition of the global north and global south. Whenever we call about the global south, जितने developing countries हैं, under developed countries हैं, वो सारे नाम आ जाता है। It doesn't mean कि वो अपने largely डेवलप्ड ना हो, ठीक है ना। सदर्न का पड़ा ब्राजील, ठीक है ना, अगेन इट इज पार्ट ऑफ द सदर्न ब्लॉक, ठीक है ना। दे आर ऑल्दो इनटू द उधर वाला, बट दे आर पार्ट। नॉन सेकेंड इज द रियल पॉलिटिक। व्हाट इज रियल पॉलिटिक? रियल पॉलिटिक इज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, फाइन। सो वन इज यूटोपियन कि कोई भी वॉर नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, बट दैट इज सेकेंड थिंग कि वी शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। एंड हम लोग यदि प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाएंगे? पेरिश हो जाएंगे, फाइन। सो दैट इज वी कॉल रियल पॉलिटिक, ठीक है ना। यूटोपिया, या यूटोपियन इज समथिंग दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, और जो गुडी 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 बातें होती हैं, दैट इज हंकी डोरी सिचुएशन, फाइन, ठीक है। सो रियल पॉलिटिक हो गया। नेक्स्ट इज द व्हाट वर्ड इज रेसिप्रोको, ठीक है ना। तो इट इज जनरली कॉल्ड क्विड प्रो क्यो, फाइन। सो इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज अ वर्ड दैट इज नो फ्री लंच। क्या कंसेप्ट है? देयर इज ए नो फ्री लंच। सो समवन इज सेइंग कैलाश भट्ट, नमस्ते सर, नमस्ते। सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ नो फ्री लंच। व्हाट डज इट मीन? क्या इसका सिग्निफिकेशन होता है? दिस इज एक्चुअली रेसिप्रोसिटी, कि आपको यदि ताली बजानी है तो दोनों हाथ को आगे करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो नोन एज द क्विड प्रो क्यो। क्या कहते हैं इसको? और ये जितने भी टर्म है ना, हम लोग बस एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फ्रिक्वेंटली यूज होगा, तो मैं बताऊंगा नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विड प्रो क्यो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रियल पॉलिटिक्स एंड ऑल, फाइन। नेक्स्ट थिंग, अच्छा लिखना है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्विड प्रो क्यो, ये लिखा हुआ, यहां पे भी लिखा हुआ, इसी में लिख लिया। देयर इज कंसेप्ट ऑफ नो फ्री लंच, यानी कि आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देना ही पड़ेगा। यदि पाकिस्तान ग्वादर का एसेस दे रही है चाइना को, तो इट इज नॉट फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। एंड चाइना कुछ कर रही है, अगेन इट इज नॉट फॉर द फ्री, दे आर ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, फाइन। सो देयर इज अ नो फ्री लंच, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द टू थिंग, दैट इज सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। ये बहुत बार बार हम लोग यूज करते हैं, दैट इज सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट एंड द हार्ड पावर। एनी आइडिया व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर? सो इंडिया इज ए सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर? So basically we are mix of both soft power and hard power.
नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक नुआंसेस ऑफ द सॉफ्ट पावर हार्ड पावर, और ये मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है. फर्स्ट ट्राई टू डिस्कस डेफिनेशन, देन विल डिस्कस द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्ट पावर. फाइन. और इंडिया इज एक्चुअली good mix of hard plus soft power, and any country should have both soft plus hard power. ठीक है ना. So soft power क्या होता है? It is the ability to of a nation to get desired outcome from others by means of the attraction, appeal and economic or cultural influence. That is the soft power. तो या तो इकोनॉमी हो जाए या कल्चर, आज तक बॉलीवुड हो गया, ठीक है ना, या तो इकोनॉमी हो गया, आप किसी को ग्रांट दे रहे हैं, या फिर अदरवाइज जो भी हो गया, आपके गाने सब जगह फेमस हैं सऊदी में, तो या फिर आपके यहाँ कोई पिलग्रिमेज के लिए आ रहा है, जैसे बुद्धिस्ट आते हैं, श्रीलंकन, म्यांमारीज लोग आते हैं, तो इट इज़ द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया दैट वर्क्स इन दैट टाइम. और यदि हम इंडिया वाले जा रहे हैं कैलाश, या हम लोग कोई जा रहे हैं हज करने के लिए, तो इट इज़ द सॉफ्ट पावर एस्पेक्ट ऑफ दैट कंट्री. एट द सेम टाइम हार्ड पावर मीन्स कोरेशन बाय यूज ऑफ मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक एम्बार्गो. इट्स इज फाइन. तो आप यदि यहाँ पे हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, यहाँ पर आप पिघलते नहीं हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? हार्ड पावर कंट्री. फाइन. सो इंडिया इज एक्चुअली मिक्स ऑफ बोथ. और यहाँ पे एट्रीब्यूट सारे हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर के लिखे हुए हैं. यू कैन टेक द पिक्चर और यू कैन राइट इट डाउन, जो भी आपको लगता है, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट जब भी हम बात करेंगे कि इंडिया को सॉफ्ट पावर का यूज करना है कि नहीं करना है, या हार्ड पावर का यूज करना है कि नहीं. इट विल हेल्प यू आउट. फाइन. इसमें कुछ कुछ चीजें वी विल डिस्कस. हाँ, मैं हट जाता हूं. ठीक है. ठीक है. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ दिस हार्ड पावर इज इट इज क्वाइट टेंजेबल. ठीक है ना. टेंजेबल मतलब जो देख सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं. सो आप कहीं मिलिट्री किसी के ऊपर अटैक करते हैं, इट्स वेरी टेंजेबल. जैसे यूएसए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके ले जाती है, ओबामा को मार देती है, ओसामा को मार देती है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स अ हार्ड पावर. और इफ यूएसए इज इन्वेडिंग इनटू द इराक, और इफ यूएसए इज ट्राइंग टू इन्वेड इनटू सीरिया, सो दे आर यूजिंग देयर hard power because it's very tangible. But at the same time, if China is investing into the Sri Lanka, or if China is investing into the Central Asia, so it's a use of the soft power that is intangible, जो दिखता नहीं है कहीं. But again दोनों का काम वही हो रहा है, कोई फोर्स से कर रहा है, कोई प्यार दुलार से कर रहा है. ठीक है ना. तो आपको काम निकालने से मतलब है, आप जैसे भी करें. फाइन. सो अगेन सॉफ्ट पावर के जो मेन एट्रीब्यूट होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं. नॉन स्टेट एक्टर क्लियर है ना. दैट्स मैं कहता हूँ ये सब बात यूज होता रहेगा. नॉन स्टेट एक्टर्स जनरली सॉफ्ट पावर के लिए यूज होते हैं. तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में देयर इज अ वेरी फेमस डायलॉग दैट वी कॉल अमन की आशा. क्या कहते हैं हम लोग? अमन की आशा. सुना है कभी नाम? इसमें नहीं है. ठीक है ना. सो क्या है? हाँ, वो कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन क्या कर तो सकते हैं. और इस गवर्नमेंट में तो नहीं होगी. कांग्रेस के टाइम से शुरू था. इस गवर्नमेंट तो अमन की आशा वगैरह का भूल जाइए, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन आशा वाशा. ठीक है ना. ये मसल फ्लैक्शन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं. और अमन की आशा इज एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्टेड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसमें बेसिकली सॉफ्ट पावर का इंडिया का यूज़ होता है, गाना बजाना होता है. ठीक है ना. हम लोग उनके लोग आते हैं, हम लोग हमारे लोग उनके पास जाते हैं. P2P कनेक्शन होता है, दैट इज वी कॉल पीपल टू पीपल कनेक्शन. फाइन. सो एंड दैट दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ व्हाट? हार्ड पावर एंड द सॉफ्ट पावर. ठीक है. क्लियर है सारा. उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है ना. एंड स्टेट एक्टर्स तो नॉन स्टेट एक्टर तो हम लोग देख ही लिया. चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो हो गया बेसिक डेफिनेशन. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. फाइन. सो बेसिकली लार्जली देयर आर 4 or 5 टाइप्स ऑफ द डिप्लोमेसी. फाइन. सो 5 टाइप्स में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइप 1 डिप्लोमेसी. ठीक है ना. और जिसको कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी. क्या कहते हैं इसको? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहते हैं. सो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी बेसिकली टॉक्स अबाउट जब भी गवर्नमेंट का इंगेजमेंट होता है. फाइन. इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान on the solution of the Kartarpur corridor issue, तो that we call क्या? track 1 diplomacy हो रही है. Fine. Generally you will see this all this in newspaper. अभी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी क्या कहना चाह रहा है राइटर. ये सब वर्ड क्लियर होगा. तो फाइन. So if India is talking with the USA on the extradition of any person that is wanted in India, then we call is track 1 diplomacy. Fine. At the same time, यदि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होता है यूनाइटेड नेशंस में. फाइन. सो जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जाके बोलता है ना हर एक बार, तो वो जो बातें होती हैं वो भी क्या है? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है. फाइन. सो ये हो गया ट्रैक 1 डिप्लोमेसी. ठीक है ना. अभी दूसरा कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी, जो मैंने इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में बताया होगा कि इंडिया शुड बी डूइंग बैक चैनल डिप्लोमेसी. फाइन. सो बैक चैनल डिप्लोमेसी मीन्स क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. सो उसको कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और बैक चैनल डिप्लोमेसी. इसमें क्या होती है?
नॉन ऑफिशियल्स डिस्कस करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जो एनजीओज है, बिजनेस हाउसेज हैं, यदि रतन टाटा अपने लेवल पे कोई डील करता है किसके साथ, गूगल के साथ, सो अगेन द लार्ज डील इज गोइंग बिटवीन इसमें इंडिया एंड यूएसए के बीच में, लेकिन इसको क्या कहेंगे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, फाइन। सो यदि रतन टाटा, या फिर ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि नवाज शरीफ, सो ही इज ए स्टील टाइकून ऑफ क्या, पाकिस्तान। सो यदि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है और ही वांट्स टू हैव गुड रिलेशन विथ हुम, इंडिया, सो वो क्या करते हैं, इंडियन स्टील अथॉरिटीज़ के साथ कुछ कुछ डिस्कस करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस हाउसेज। दो बिजनेस हाउसेज आप बात की डील करें कि यदि इंडिया और पाकिस्तान में सिचुएशन ठीक होगी तभी हमारा ट्रेड भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि इंडिया और अफगानिस्तान में तभी तो होगा, इंडिया पाकिस्तान में तभी रिलेशन अच्छा होगा ना, तो इसको कहेंगे ट्रैक टू डिप्लोमेसी, दैट इज लार्जली लेड बाय होम, नॉन ऑफिशियल। तभी आप देखते होंगे जो यूएसए वाले आते हैं तो उनके साथ एक बंच ऑफ पीपल आते हैं, बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं। ये इंडिया के भी लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस प्राइम मिनिस्टर के साथ विजिट कर रहे होते हैं, तो लूज टॉक में चाय टपरी वाले क्या कहते हैं, अरे ये लोगों को तो घुमाने ले जा रहे हैं, ठीक है ना, अंबानी को जाके घुमाने ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, घुमाने नहीं जाते, सबके अपने अपने पर्पजेज हैं। सो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा होते हैं, फाइन, क्लियर है, ठीक है ना। तो ट्रैक 1 हो गया, ट्रैक 2 हो गया। हाँ प्लीज पिक्चर ले लीजिए। हाँ, यू विल सी ऑल दिस वर्ड्स फ्रिक्वेंटली, दैट्स वाई मैंने इंक्लूड भी किया है। हाँ, बैक वाला भी, अच्छा वो करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, अभी किया नहीं है ना, अभी करेंगे वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, इसकी भी फोटो ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि व्हेन देयर इज ए मिक्स ऑफ ऑफिशियल प्लस नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है ना। ऐसा भी बहुत बार होगा कि रतन टाटा इज गोइंग टू द पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इंडियन इंडस्ट्रीज भी जा रहे हैं जो सेल जा रही है, ठीक है ना। सो बोथ आर गोइंग फॉर द क्या, स्टील को पाकिस्तान में बेचने के लिए, बट यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल्स भी है, नॉन ऑफिशियल्स भी हैं। तो इसको इस जैसे डिप्लोमेसी को कहते हैं ट्रैक 1.0 और 1.5 डिप्लोमेसी, ठीक है ना। सो इसमें आधा डिप्लोमेसी है। नेक्स्ट थर्ड इज ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, that is very important, we call is P2P connection, fine. So what we call is P2P connection. So P2P मतलब क्या होता है, P2P connection. So if there is a Kartarpur corridor that is in Pakistan, again it's a very important pilgrimage site for the Sikh, तो क्या होते हैं, सिख के, पाकिस्तान के सिख पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करेंगे और इंडिया के सिख इंडिया गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, फाइन। फाइनली क्या करेंगे, ये कहेंगे कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि क्या कॉरिडोर का स्टेटस होगा और हम उसको अप्रूवल दे देंगे, फाइन। इस टाइप का कोई बिजनेस होता है, इसको कहते हैं P2P कनेक्शन। और फॉर एग्जांपल इफ मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश के किसी बंदे से किसी अपने पर्पजेज के लिए, बांग्लादेश इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड मेरा कुछ टेक्सटाइल का बिजनेस है इंडिया में, यहाँ दिल्ली में, फाइन। इफ आई एम टॉकिंग डायरेक्टली विद दैट गाय, उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट वी कॉल ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी नेशन स्टेट। सो यूएसए का जो सबसे ज्यादा फ्लोरिशिंग है दैट इज द ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। इंडिया को जो सबसे ज्यादा है दैट इज ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, बिकॉज वी गिव मोर एम्फेसिस टू द डिप्लोमेटिक चैनल्स, फाइन। एट द सेम टाइम यूएसए इज एम्फेसिसिंग मोर अपॉन द पीपल टू पीपल कनेक्शन, फाइन। सो आपको यदि कहा जाए कि व्हाट शुड बी द आइडियल कंडीशन ऑफ टॉक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, be it track 1 diplomacy or track 3 diplomacy? So देखिए what I feel personally feel कि if there is a more P2P connection there are likely chances कि लड़ाई नहीं होगी। So कहते हैं ना, यदि ट्रेड कहीं पे होता है, ट्रेड इज अ वेरी गुड इंसेंटिव टू अवॉइड वॉर। चाइना ने आपके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, उनका बहुत बड़ा ट्रेड था, एग्जैक्टली यदि वो इंडिया, यदि उनको न्यू कर दिया इंडिया को, उनका एक बड़ा मार्केट चला जाएगा, फाइन। सो इंडिया के ऊपर वो कभी फुल फ्लेज वॉर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, फाइन। ना यूएसए चाहेगी ना रशिया चाहेगी इंडिया को कुछ इशू हो, बिकॉज कि वी आर हैविंग वेरी फ्लोरिशिंग ट्रेड। और पाकिस्तान, नॉट ओनली दैट, रशिया, मैंने कल एग्जांपल दिया था सोनी का, दैट इज ए जापानीज कंपनी, ठीक है ना। एंड मैंने एग्जांपल दिया था रेयर अर्थ मटेरियल का, दैट इज अगेन ए जब चाइना का जिसपे हेजेमनी है। सो सोनी ने जाके किसको कहा, गवर्नमेंट को कहा, क्यों, बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग P2P कनेक्शन बिटवीन हुम, ठीक है ना, चाइना एंड जापानीज के लोगों में, क्योंकि ये आपस का बात चल रहा है। उससे भी अच्छा एग्जांपल देता हूँ, नेपाल एंड इंडिया
सो वेरी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द पी टू पी कनेक्शन, बिकॉज हम लोग कहते हैं नेपाल का हमारे साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। किसका है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटी बेटी? एग्जैक्टली। सो इट सिंपली मीन्स कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है नेपाल और इंडिया के बीच। कल्चरल जो है मधेशी लोगों का और इंडिया के मैथिल लोगों का कल्चर बहुत ज़्यादा सेम है, लैंग्वेज सेम है, रहना खाना सेम है, खाना भी सेम है, और उनमें आपस में रिश्ते भी होते हैं। यू गो टू द सीमांचल पार्ट ऑफ द बिहार और यूपी, यू विल फाइंड कि लॉट्स ऑफ पीपल, पता नहीं कि इनकी शादी कहाँ पे हुई है। नेपाल के लोग इंडिया में शादी की हुई है, इंडिया के लोग नेपाल में शादी की हुई है, वहाँ पे क्लियर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री नहीं है। इस टाइप का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा तो वी कॉल इट पी टू पी कनेक्शन, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ अगेन ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। फाइन, नाउ इट इज क्लियर। सो इसको नहीं लगता, अभी नहीं लगता, इवन भूटान के लिए नहीं लगता था, अभी उन्होंने लेना शुरू कर दिया कुछ दिन पहले, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेने शुरू कर दिए। फाइन, सो ठीक है, इसको फोटो ले लिया। नॉइज दैट इज ट्रैक 4 डिप्लोमेसी, इसमें सब कुछ यूज होता है, सब अपने ब्रह्मास्त्र यूज कर लीजिए, एंड दैट इज नोन एज द ट्रैक 4 डिप्लोमेसी, एंड जनरली इट इज कंसीडर्ड इट इज द ट्रैक 4 डिप्लोमेसी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइन, सो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल चैनल काम करते रहेंगे, आपके लोग भी बात करेंगे। ठीक है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया एंड यूएसए के बीच में, या इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। फाइन, और इंडिया रशिया के बीच में तो उतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया एंड द यूके और इंडिया एंड द यूएसए, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि हम मल्टीपल लेवल पे इंगेज हैं। मल्टी लेवल पे इंगेज होंगे तो क्या होगा, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। लगा, आप देखिए इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन ठीक ठाक हैं, इंडिया और फ्रांस के रिलेशन अच्छे हैं, इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे हैं। फाइन, रीजन क्या है कि वी आर मल्टीपल लेवल पे इंगेजमेंट है। यदि इंडिया में कुछ हो जाता है तो यूएसए वाले प्रेशराइज करेंगे, वीजा नहीं देंगे तो वो प्रेशराइज करेंगे, या फिर इंडिया को कुछ अपने फेवर में डिसीजन लेना होगा तो प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एनआरआईज बहुत हैं। फाइन, सो इट हेल्प्स इंडिया और कोई डिप्लोमेटिक कंट्री अ लॉट। फाइन, इसीलिए इसके डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बोलते हैं, इसको कहा जाता है डिफरेंट डिफरेंट नुआंसेस ऑफ डिप्लोमेसी। फाइन, नाउ कल आपको मैंने एक वर्ड दिया था गूगल करने के लिए, सर्च करने के लिए, क्या होता है ये? किसी ने नहीं किया होगा, मुझे पता था। देख ही लेते हैं इसको, ठीक है ना, बिकॉज वो अच्छा ठीक है ना। सो बेसिकली कॉब और डिप्लोमेसी स्टार्ट कहाँ पे? यूएसए में हुई थी। फाइन, यूएसए में क्या कहते हैं, अगेन यूएसए शुरू में काफ़ी एरोगेंट थे, क्योंकि वर्ल्ड पावर, इमर्जिंग पावर थे। फाइन, सो ये क्या कहते थे कि माई वे और हाईवे, बोला या तो मेरे, मैं जो कह रहा हूँ उसको मानो, नहीं तो दफा हो जाओ। फाइन, सो इस टाइप की डिप्लोमेसी करते हैं, जहाँ पे आप एक्सेसिव कोरेजन पावर का यूज़ करते हैं, हार्ड पावर का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, ऊपर ऊपर से सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं आयरन फिस्ट विथ गोल्डन वेलवेट। क्या कहते हैं? आयरन फिस्ट विथ गोल्डन वेलवेट, यानी कि फिस्ट जो है ये तो बहुत आयरन वाला है, लेकिन इसके ऊपर गोल्डन वेलवेट चढ़ा हुआ कि दिखने में अच्छा लगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका क्या काम है? ठीक है ना, इसका मारना ही काम है। ठीक है ना, और इसको कहते हैं सुगर कोटेड नाइफ। क्या कहते हैं? सुगर कोटेड नाइफ। नाइफ का क्या काम है? काटना, लेकिन सुगर कोटेड रहेगा तो अच्छा दिखेगा वो। फाइन, सो ऐसी कोई चीज होती है तो इसको कहते हैं दैट वी कॉल द कॉबॉय डिप्लोमेसी। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉबॉय डिप्लोमेसी है क्या। तो बेसिकली यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था, और जो सबसे ज्यादा यूज इसका किया था शुरुआत में, इसका थियोडर रूजवेल्ट, उसने कहा था स्पीक सॉफ्ट एंड कैरी ए बिग स्टिक। क्या मतलब है इसका? डंडा छड़ी बड़ी रखो, ठीक है ना, ताकि प्यार से बोलने में कुछ दिक्कत होगी तो छड़ी चला दो। एंड एक्चुअली दिस सिंपली सेज कि एरोगेंस लेवल दिखाता है इसका। फाइन, और यूएसए इसका फ्रिक्वेंटली यूज करती है, टाइम टू टाइम यूज करती है। ऑल्दो दिस डिप्लोमेसी इज क्वाइट इसकी काफी निंदा की जाती है यूएसए में, बट सब लोग उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थियोडर रूजवेल्ट ने तो यूज किया ही किया था, रोनाल्ड रीगन ने भी यही यूज किया था, उसने बस वर्ड चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया? टॉक टफ एंड कैरी ए बिग स्टिक कहा, उन्होंने एक और लेवल बढ़ा दिया इसका कि बात भी टफ करो और एक बड़ा डंडा भी साथ में रखो, क्या कि दोनों तरफ से बात करके भी भय काम कर दो और डंडा भी रखे ताकि डिफरेंस क्रिएट रहे। ठीक है। नौ थर्ड इज प्रेसिडेंट बुश ने यूज किया था, कब? जब उनके ऊपर 9/11 का अटैक हुआ था। फाइन, 9/11 का अटैक पे भी उन्होंने कॉबॉय डिप्लोमेसी करी थी, उन्होंने तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट कर दिया। उन्होंने क्या कहा
कि इधर यू आर विथ यूएसए और अगेंस्ट अस। तो इन्हें कहा देयर इज नो वर्ड ऑफ, देयर इज न्यूट्रलिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वी आर न्यूट्रल, ठीक है ना। तो बुश का कहना था कि इधर यू आर विथ यूएसए और यू आर अगेंस्ट द यूएसए, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो सारी कंट्रीज क्या करेंगे, यूएसए के साथ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, वार ऑन टेरर, ठीक है ना, एंड दे इन्वेडेड अफगानिस्तान, ठीक है ना। सो उनका क्लियर करना था, या फिर उससे पहले भी इराक में दे हैव इन्वेडेड इराक। सो उनका यही करना था, इधर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो कोई अगेंस्ट यूएसए के जाना नहीं चाहेगी। तो इसको कहा जाता है द एरोगेंस के साथ, जो डर के साथ जो डिप्लोमेसी करते हैं उसको कहा जाता है वी कॉ वाई डिप्लोमेसी। इसको लिखना है या फोटो लेना है तो लिख लीजिए। और कॉ वाई डिप्लोमेसी का अंत कहाँ हो जाता है, अफगानिस्तान में, बिकॉज अफगानिस्तान के लोग अलग चीज के बने हुए हैं, फाइन, वो नहीं मानते। रशिया भी, पुतिन इज डोंट कंसीडर ऑल दिस, यू हैव द स्टिक तो दे हैव बिगर स्टिक्स, ठीक है ना। सो ट्राई टू रिकॉल 1971, वी विल डिस्कस इज एज वेल, कैसे रशिया ने इंडिया की हेल्प करी थी, ठीक है ना। सो now there are 4 or 5 tools that are being used in the diplomacy. First is the political tool, ठीक है ना। so political tool क्या होता है, जैसे एम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, इसके द्वारा जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, फाइन, सो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल टूल। आज के डेट में पाकिस्तान में यदि अटैक होता है किसी हिंदू मंदिर पे, यदि सिख के साथ कुछ एट्रोसिटीज होता है, तो क्या होता है, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं उनको इंडिया में समन किया जाता है, और समन करके उनको बोला जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका मुझे जवाब चाहिए। तो इस टाइप का यदि आप बात करते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलिटिकल टूल ऑफ डिप्लोमेसी। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल टूल। सेकेंड इज द सिक्योरिटी टूल, ठीक है ना। सो क्वाड, व्हाट इज क्वाड, इट इज बेसिकली डिटरेंस क्रिएशन, ठीक है ना। तो यदि आप मिलिट्री लेवल पे बात कर रहे होते हैं, यदि अपने नरावने साहब जाते हैं सऊदी, और सऊदी वाले नरावने साहब के को रेसिप्रोकेट करते हैं, या फिर नरावने जाते हैं अपना क्या कहते हैं भूटान, और भूटान वाले इंडिया को कुछ कंसेशन देते हैं, तो दैट वी कॉल सिक्योरिटी टूल्स। अच्छा, इस गवर्नमेंट की अच्छी बात क्या है कि इन्होंने पहले जनरली क्या होता था, इट इज द पॉलिटिकल दैट टूल दैट वी यूज टू यूज फ्रिक्वेंटली, बट इस गवर्नमेंट के मैंने ट्रेंड्स देखे हैं कि दे आर नॉट यूजिंग सिक्योरिटी टूल्स फ्रिक्वेंटली। अभी हमारे देखना, आप आर्मी के भी जनरल जाते हैं, नेवी के भी जनरल जाते हैं, एयरफोर्स के भी जनरल जनरली जाते रहते हैं। रिसेंटली आई गेस कि एयरफोर्स के जनरल गए थे इजराइल, या तो एयरफोर्स के या फिर अपने आर्मी के जनरल गए थे इजराइल। पहले नहीं होता था, बिकॉज पहले माना जाता था कि इंडिया में सिक्योरिटी फोर्सेज का काम बस डिफेंस का है। नो, इंडिया इज यूजिंग फ्रीक्वेंटली सिक्योरिटी फोर्सेज फॉर द डिप्लोमेसी। रीजन क्या है कि द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज इज वेरी हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी से नहीं है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड के टाइम से हमारी क्रेडिबिलिटी काफ़ी है, और नॉट ओनली उससे भी पहले ले आई तो हमारी क्रेडिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो इंडियन आर्मी मिलिट्री फोर्सेज का क्रेडिबिलिटी अच्छा है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस क्रेडिबिलिटी, और इसलिए फ्रीक्वेंटली अभी क्या करते हैं, हमारे आर्मी के जनरल्स हमारे सीरियस फ्रीक्वेंटली जाते रहते थे कहीं ना कहीं, तो इसको कहते हैं क्या, सिक्योरिटी टूल्स, फाइन। थर्ड इज द कमर्शियल टूल। कमर्शियल टूल में क्या करते हैं, अगेन टाटाज एंड बिरलाज एंड अंबानीज अडानीज आर देयर, जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल फेवर्स के लिए। म्यांमार का मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था किस चीज का, जहां से हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बताइए कंट्री का नाम, मलेशिया। मलेशिया, सो मलेशिया के साथ हमने क्या किया, वी हैव यूज दिस कमर्शियल टूल, क्योंकि हमने क्या किया, एम्बार्गो लगा दिया उनके ऊपर, किस चीज के ऊपर, कि वी विल नॉट इंपोर्ट द पाम ऑयल फ्रॉम यू पीपल। और हमने डायरेक्ट, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, गवर्नमेंट हमें तो पता ही नहीं कुछ, ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया, इट इज सुओ मोटो, और ये भारत के लोगों का नेशनलिज्म है जिसको फोर्स कर रहा है कि मलेशिया से ऊपर हम लोग इंपोर्ट नहीं करें। तो रिजल्ट क्या होगा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंक्लूड नहीं कर रही है अपने आप को, कहते हैं ये इनका इंडिविजुअल डिसीजन, हम क्यों करें, ये इनकी चॉइस है, वो आपसे खरीदें कि इंडोनेशिया से, वी कांट फोर्स इंडिविजुअल पावर हाउस, फाइन। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, लेकिन बैक में कौन कर रही है, गवर्नमेंट ही कर रही है। तो इसके लिए आपके चाहिए इकोनॉमिक पावर भी चाहिए, पाकिस्तान तो ऐसा कर नहीं सकती, वो कुछ खरीदती ही नहीं है, ठीक, खरीदने के औकात में नहीं है, फाइन। सो इंडिया कर सकती है, बिकॉज वी आर इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना हमसे भी अच्छा कर सकती है, और यूएसए सबसे ज्यादा अच्छा करती है, और वो करती है फ्रिक्वेंटली। यूएसए इंडिया के ऊपर भी एम्बार्गो लगाने की बात करती है, वाई, वी आर नॉट बाइंग ऑयल्स फ्रॉम द ईरान बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक और कमर्शियल टूल यूज्ड बाय द यूएसए। उन्होंने कहा कि यू बाय द ऑयल्स फ्रॉम द ईरान एंड वी विल पुट एम्बार्गो अपॉन यू, हम लोग आपको सप्लाई देना बंद कर देंगे और आपसे कुछ खरीदेंगे भी नहीं। तो इंडिया क्या करेगी, नीड ऑन हो जाएगी, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, वी हैव द अदर ऑप्शन, वी हैव स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम द ईरान, सॉरी इराक, ठीक है ना,
एंड वी हैव डाइवर्टेड इट टू द अदर कंट्रीज एज वेल इंक्लूडिंग द यूएसए के साथ हमारा काफ़ी बढ़ गया, ठीक है ना। सो ये जो कमर्शियल टूल है, इट इज़ ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। एंड फाइनली इट इज़ द कल्चरल टूल, दिस इज अ पार्ट ऑफ अगेन व्हाट, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। फाइन, सॉफ्ट पावर में हम लोग यही करते हैं कि हम लोग कल्चरल चीज़ों को इन्वोक करते हैं। जैसे फ्रिक्वेंट विजिट ऑफ द रशिया फ्रॉम द इंडिया, इंडियन फ्रॉम द रशिया, बांग्लादेश से हमारा काफ़ी फ्रिक्वेंट विजिट होता है, सऊदी अरब से साथ होता है, हज के लिए जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं और हमें वहाँ पे मंदिर बन रहा है, हम लोग भी वहाँ उनको रेसिप्रोकेट करना है। दीज आर लार्जर टूल यूज बाय द डिप्लोमेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी का लिखना है तो लिख लीजिए, एंड फोटो भी लेना है तो ले लीजिए, एंड इसके बाद वी विल सम इट अप, क्योंकि नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, तो नया टॉपिक फ्रेशली शुरू करेंगे। फाइन, सो देखिए इसका सारा पर्पस क्या है, मैं बहुत ही बेसिक्स पे जा रहा हूँ। रीज़न कि आप अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, नाउ थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। अभी आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को, जो पहले आपके लिए इतना इजी नहीं होता। ट्रैक 1 क्या चल रहा है, ट्रैक 2, यदि हिंदू में कभी न्यूज़पेपर में आया कि इंडिया शुड गो फॉर द ट्रैक 2 डिप्लोमेसी विद द पाकिस्तान, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगर मैं बाद में भी बोलता रहा हूँ कि व्हाट इज द ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, मेरा टेंशन खत्म रहेगा, तो मैं कहूँगा मैंने क्लास में बताया, तुम्हारी ये टेंशन है कि तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, फाइन, मैं करके बच जाऊँगा। तो अगेन आई वॉन्ट टू से कि आपको करना पड़ेगा रिवीजन। अब जो हमने पढ़ा है इधर यू रिवाइज और दिमाग में रखते रहना है कि हम लोग जो बात करेंगे अब रिलेशंस में, वो हमारे यही सब बातें होती रहेंगी। फाइन, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए फिर विल एंड द, खूब करते हैं बाई बॉलीवुड, उनका हॉलीवुड। सो व्हाट इज द हॉलीवुड, उनका कल्चरल टूल है। सो दे क्रिएट नरेटिव, नरेटिव अगेंस्ट हुम, फर्स्ट दे हैव क्रिएटेड नरेटिव अगेंस्ट द रशिया। सो आप देखिए शुरुआत की जितनी मूवीज हैं यूएसए की, इट इज अगेंस्ट द रशियन स्पीकिंग पीपल। फाइन, कोई भी ले लीजिए, ठीक है ना। उन्होंने चेरनोबिल बनाया, ठीक है ना। क्यों बनाया चेरनोबिल? चेरनोबिल बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि कैसे रशिया आर इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। फाइन, और दे आर मेकिंग एन नंबर्स ऑफ द मूवी जिसमें दिखाते हैं कि रशियंस आर बैड बॉयज। फाइन, एट द सेम टाइम अभी के टाइम में दे आर मेकिंग मूवी जिसमें चाइनीज लोगों के, ओरिजिन लोगों को वो हमेशा कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं कि इन्होंने वायरस फैला दिया, इन्होंने ये वो किया, इन्होंने वो किया। सो दीज आर द टूल्स यूज बाय द यूएसए। और कंसर्ट कराते हैं वो लोग, बहुत जगह कंसर्ट कराते हैं, ठीक है ना। यू विल सी फ्रीक्वेंट कंसर्ट बाय द, हम्म, हाँ, डिपेंड करता है ना कि यूएसए की नीड क्या है। अभी इफ यूएस इज डिपेंडेंट अपॉन एनी कंट्री, फॉर एन एग्जांपल यूएसए इज क्वाइट डिपेंडेंट अपॉन द सेमी कंडक्टर्स प्रोवाइडेड बाय होम, चाइना। सो चाइना कैन डू इट, ठीक है ना, आराम से कर सकती है, बट इंडिया कांट डू इट, क्योंकि इंडिया यदि करेगी तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो क्या होगा, वो किसी और से खरीद लेगी और पैसा तो उसको देना ही है, ठीक है ना। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स बिफोर द यूएसए दैट वी टॉक द कल्चरल एस्पेक्ट तो नहीं है, अगेन इट्स अ कमर्शियल एस्पेक्ट वी आर टॉकिंग। सो डॉलर है। सो इंडिया में क्या हो रहा है, अभी देखा कुछ दिन पहले जिसको शेयर मार्केट की होगी ठीक ठाक, तो अभी शेयर मार्केट नीचे डिप हुई थी। रीजन क्या हुआ था, फेडरल रिजर्व टैपर्ड हो गया था, मींस उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। सो इंडिया से एफडीआई यहाँ की जगह बाहर जाने लगी, क्योंकि डॉलर इज मोर सिक्योर करेंसी रादर देन द रुपी। तो लोग क्या करने लगेंगे, इन्वेस्ट कहाँ करने लगेंगे, यूएसए में, क्योंकि उनके पास बेटर ऑप्शन है। लोग तो हमेशा बेटर ऑप्शन के लिए जाते हैं ना। तो दीज आर कमर्शियल टूल्स बाय द यूएसए। कल को यदि चाहे यूएसए तो पूरे वर्ल्ड में तहस नहस कर सकती है। क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट जीरो कर देगी, या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, या फिर डॉलर का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा कर देगी। अभी इंडिया के पास रिस्ट्रिक्शन होता है कि कितना करेंसी छापे, यूएसए के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि डॉलर इज नॉट द करेंसी ऑफ द, कौन सा, यूएसए। डॉलर इज द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। डॉलर सब जगह एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन रुपया होता है क्या, आपके नेपाल वाले अभी नहीं लेते हैं, भूटान वाले ने भी लेना बंद कर दिया डॉलर। फाइन, सो कहने का मतलब है कि यूएसए के पास ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, दे फ्रिक्वेंटली यूज। वो कल को चाहेंगे 2008 का जो आया इकोनॉमिक स्लो डाउन, ओरिजिन इसका क्या हुआ था, इट इज यूएसए। बिकॉज यूएसए में लेहमैन क्राइसिस आया, बैंकरप्सी आ गई, बेल आउट करना पड़ा, तो पूरे वर्ल्ड को से इफेक्ट हुआ। फाइन, सो क्योंकि अगेन यूएस इज ए कमर्शियल पावर हब, कमर्शियल पावर हब है, तो वो क्या करेगी, अपने हिसाब से चीज़ों को डिक्टेट करेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द यूएसए। तभी यूएसए कभी सुपर पावर हट ही नहीं सकती until unless dollar is there, it is written over all over the world as well. Fine, तो डॉलर है तो वो रहेगा ही। फाइन,
बहुत टाइम लगेगा। यूएसए उसके लिए जान लगा देगी, क्योंकि यूएसए का क्या है, जान डॉलर में ही है। ऑल दो चाइना इज ऑफ लेट ट्राइंग इट। तो आप देखिए ईरान के साथ चाइना क्या कर रही है, चाइनीज करेंसी में एक्सचेंज करा रही है, रेनबाई, रेनबाई कहते हैं ना उनको, ठीक है ना। अभी वो क्या करेंगे, डॉलर वॉलर छोड़ो, चाइनीज करेंसी में एक्सचेंज करेंगे। तो अब धीरे धीरे करके डॉलर की भी हेजोमनी खत्म होगी, लेकिन टाइम लगेगा। तो बिटकॉइन आ जाएगा, बिटकॉइन आ जाएगा ना फिर, ठीक है ना। तो यूएस के पास तो और बड़ा ब्रह्मास्त्र आ गया, बिटकॉइन, ठीक है ना। निग्रोइड, मैंगलोइड, अरे मैं तो फोरेंसिक का, मुझे पता होना चाहिए, मैं भूल रहा हूँ। निग्रोइड,